गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न। हमारी जीएसटी की रिवीजन सीरीज के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं और अगला चैप्टर हम आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है रिटर्न। ये चैप्टर एक थियोरेटिकल चैप्टर है जिसका एग्जाम में वेटेज 5 मार्क्स का है और एक थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। और ये चैप्टर जो है वो चलिए शुरू ही करते हैं। तो रिटर्न चैप्टर जो है इसमें सबसे पहले ये हमें देखना है कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न का मतलब होता है कि जब भी हम गवर्नमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई स्टेटमेंट फाइल करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर, उसको हम रिटर्न बोलते हैं। तो एक स्टेटमेंट होती है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है। कौन इंफॉर्मेशन देता है? टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन देता है। और ये किसको दी जाता है? टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट को दिया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स। जीएसटी के अंदर रेगुलर जो है मंथली बेसिस पे दिया जाता है। इसके अलावा हमने हमने और क्या लिख रखा है यहाँ पर, और ये लिख रखा है कि रिटर्न के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो रिटर्न के अंदर जो है टैक्सेशन बताया जाता है, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, टर्नओवर, वैल्यू, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, यानी कि क्या क्या चीज़ों पे टैक्स नहीं है, ये सारी बातें जो है इसमें बताई जाती हैं। और इसके अलावा रिटर्न का पर्पस क्या रहता है? पर्पस रहता है कि भाई गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है, इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, या फिर वेरिफिकेशन किया जाता है। मतलब तुमने गवर्नमेंट को सही टैक्स जमा कराया नहीं कराया, गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी? किसने टैक्स जमा कराया, गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी? तो रिटर्न के थ्रू ही ये चीजें जो है गवर्नमेंट को पता लग पाती हैं। इसके अलावा टैक्स लायबिलिटी फाइनल की जाती है। मतलब आप R1 भरोगे, वहां से सेल पता लगेगी, 3B भरोगे, वहां से आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी पता लगेगी। तो गवर्नमेंट को आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिटर्न के थ्रू ही पता लग पाती है। तो इससे आप अपना जो है इनपुट्स देते हो फॉर द पॉलिसी मेकिंग। जब सारे के सारे अपनी R1 भरते हैं तो हमें पता लगता है कि इंडिया में आखिर कितनी सेल हुई है टोटल इंडिया के अंदर। इसके अलावा एंटी इवेजन यानी कि टैक्स चोरी करने में भी जो है क्या कहते हैं, रिटर्न रोक लगाती है। क्योंकि आप अगर टैक्स चोरी करोगे, रिटर्न फाइल नहीं करोगे, तो फिर गवर्नमेंट आपको पकड़ सकती है। तो ये सारी बातें होती हैं। इसके अलावा इसके स्टैच्यूटरी फॉर्मेट्स होते हैं, फिक्स फॉर्मेट होते हैं, उसी फॉर्मेट के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। और यहाँ पर इंडिया में टैक्स जो है वो अपना रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम जो है वो सेल्फ असेसमेंट का है। यानी कि एक जो असेसी है वो अपनी मर्जी से रिटर्न भरता है, अपने हिसाब से रिटर्न भरता है, जितनी सेल करता है। कई लोग झूठ बोलते हैं, कम रिटर्न भरते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, लिख रखा है कि ये अपना जो है सेकेंडली फाइलिंग रिटर्न ओनली, इससे सिर्फ टैक्स लायबिलिटी पता नहीं चलती, नॉट ओनली डिटरमाइंस द टैक्स लायबिलिटी, सिर्फ टैक्स लायबिलिटी पता नहीं चलती। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अगला बंदा जिसको आप सेल कर रहे हो उसकी भी लायबिलिटी वगैरह पता लग जाती है। तो ऐसी ये बात बोलना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाती हैं अलग अलग तरीकों से, सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, पोर्टल पे जाकर कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो लिख रखा है कि आप पोर्टल से भी जाकर कर सकते हो, रिटर्न फाइल करना है तो इस पोर्टल पे जाकर करोगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। तो जिसके पास ज्यादा इनवॉइस होते हैं तो लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटीज होती हैं यानी कि सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में पहले अपना इनवॉइस फीड करके रखते हैं, वहां से एक फाइल जनरेट होती है, वो फाइल जो है क्या कहते हैं, आप सीधा अपलोड करते हो जीएसटी की वेबसाइट पे और आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में कराया था, जीएसपी एएसपी, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ये लोग जो है सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है क्या कहता है, लिखा रखा है कि भाई आप ना जो भी आप रिटर्न भरते हो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कॉमन पोर्टल पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि दोनों गवर्नमेंट्स के पास इसकी एक्सेस रहती है। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहती है? गवर्नमेंट के पास, पोर्टल के ऊपर, ऑनलाइन जो है जीएसटी पोर्टल जो हमारा है www.gst.gov.in, उसके ऊपर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है जो भी हम रिटर्न भरते हैं। अब हमारे पास कितनी रिटर्न्स हैं? तो हमारी पहली रिटर्न आती है जिसका नाम है R1। R1 को हम बेसिकली रिटर्न नहीं बोलते, इसको हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये जो है अपना भरी जाती है। और ये थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, किस किस को R1 भरने की जरूरत नहीं है? तो इनको भरने की जरूरत नहीं रहती है, ISD को जरूरत नहीं रहती है, NRTP को जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि NRTP के लिए अलग रिटर्न रहती है, GSTR 5 होती है आई थिंक। कंपोजिशन स्कीम वाले को CMP 08 होती है, उसको नहीं भरनी होती। और जो TDS काटने वाला होता है उसके लिए हमने पढ़ाई है, GSTR 7 होती थी और 8 होती थी ECO के लिए। तो इन सब के लिए, और OIDAR के लिए अलग रिटर्न रहती है। तो इन सब की अलग अलग रिटर्न दी हुई हैं, इसलिए इनको जो है R1 भरने की जरूरत नहीं रहती है। इसके अलावा लिख रखा है कि भाई R1 के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाती है
और कोई बंदा मंथली भरता है, कोई बंदा क्वार्टरली भरता है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और कोई बंदा चाहे तो क्या कर सकता है, खुद भर सकता है, या फिर जीएसटी के जो सेंटर खोले गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, फैसिलिटेशन सेंटर, या आप जीएसटीपी से हेल्प लेकर भरवा सकते हो अपनी R1। इवन एसएमएस के थ्रू भी फाइल किया जा सकता है, आप जो है R1 भर सकते हो, नील अगर आपको भरनी है तो। हाँ, बड़ी R1 तो आप एसएमएस के थ्रू नहीं भर सकते। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अब चलते हैं आगे। फिर है व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ R1। R1 की ड्यू डेट जो है एक्ट में लिखी हुई है 10 तारीख, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन इसको क्या किया गया है, इसको जो है थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। तो क्या एक्सटेंड किया गया है, देखो ये एक्सटेंड किया गया है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन जो क्यूआरएमपी में आता है वो 13 तारीख तक भर सकता है R1, और जो बाकी हैं वो अपना 11 तारीख तक R1 भर सकते हैं। क्यूआरएमपी वाला पर्सन जो है वो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा उसमें अपनी R1 भरेगा 13 तारीख को। जैसे कि अप्रैल मई जून का क्वार्टर है तो वो खत्म होने के बाद जो जुलाई महीने की 13 तारीख होगी उसमें अपना वो पहली R1 भरेगा क्यूआरएमपी वाला। और नॉर्मल पर्सन अप्रैल महीना खत्म होने के बाद मई महीने की 11 तारीख को जो है R1 भरेगा। इसके अलावा लिख रखा है आईएफएफ क्या होता है। तो भाई जो बंदे क्यूआरएमपी स्कीम में आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है, आईएफएफ का सिस्टम बनाया है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि भाई जो बंदा क्यूआरएमपी स्कीम में आता है तो वो क्वार्टरली R1 भरेगा, यानी कि अप्रैल मई और जून 3 महीने के अंदर जो है वो कोई भी क्या नहीं भरेगा, वो कोई भी R1 नहीं भरेगा। अप्रैल मई जून के अंदर वो कोई भी R1 नहीं भरेगा। तो सीधा जो है जून खत्म होने के बाद यहां पर जब अपना 13 जुलाई आएगी तो तब क्या कहते हैं R1 भरेगा। तो जो भी कोई भी पर्सन अगर कोई क्यूआरएमपी पर्सन से खरीदेगा, अगर कोई भी रेसिपिएंट क्यूआरएमपी सप्लायर से खरीदेगा तो उसको आईटीसी मिलने में दिक्कत होगी। बताओ क्यों? क्योंकि मान लो किसी ने अप्रैल में खरीदा होगा क्यूआरएमपी सप्लायर से, क्यूआरएमपी सप्लायर तो अपनी R1 भरेगा नहीं अप्रैल महीने के अंदर। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं अपना, अगर अप्रैल में खरीदा होगा तो फिर अप्रैल महीने की R1 नहीं भरी जाएगी तो रेसिपिएंट की टूबी में कैसे आएगा? रेसिपिएंट की टूबी में नहीं आएगा तो फिर रेसिपिएंट को आईटीसी कब मिलेगा? जब ये R1 भरेगा। ये R1 भरेगा 13 जुलाई को, तो 13 जुलाई को ये R1 भरेगा, 14 जुलाई को रेसिपिएंट की टूबी में आएगा, तो फिर 20 जुलाई को जो है रेसिपिएंट क्या ले पाएगा? आईटीसी ले पाएगा। यानी कि अप्रैल महीने का आईटीसी रेसिपिएंट को मिल रहा है 20 जुलाई को। इस समस्या को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि जो क्यूआरएमपी वाले सप्लायर्स हैं उनकी मर्जी है, वो चाहे तो क्या भर सकते हैं, पहले 2 महीनों के लिए आईएफएफ भर सकते हैं। यानी कि अप्रैल महीना खत्म होने के बाद वो R1 नहीं भरना चाहे तो मत भरें, वो क्या भर सकते हैं? आईएफएफ। अप्रैल महीना खत्म होने के बाद वो क्या कहते हैं 13 तारीख को आईएफएफ 1 भर सकते हैं, और मई महीना खत्म होने के बाद 13 जून को अपना जो है वो क्या भर सकते हैं? आईएफएफ जो है वो 2 भर सकते हैं। इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो ये अब सिर्फ आईएफएफ किस पर्पस के लिए बनाई गई है? ताकि रेसिपिएंट्स को आईटीसी मिल पाए। आईएफएफ का मतलब है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसमें सिर्फ क्या होगा, जो सप्लायर है, जो क्यूआरएमपी वाला है, वो अपना कुछ इनवॉइसेस सेलेक्ट करेगा, सारे इनवॉइसेस नहीं डालेगा अप्रैल महीने के, कुछ इनवॉइसेस सेलेक्ट करेगा जिनका उनको आईटीसी पास ऑन करना है। इसमें बी2बी इनवॉइस ही जाएंगे और वो इनवॉइसेस में डालेगा, और वो इनवॉइस डालेगा तो रेसिपिएंट को टूबी के अंदर आ जाएगा और रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा। तो 13 तारीख को जब ये आईएफएफ भरेगा तो 14 तारीख को जो है 14 मई को वो रेसिपिएंट की टूबी में आ जाएगा, और फिर रेसिपिएंट को जो है 20 तारीख को आईटीसी मिल जाएगा। तो ये सिर्फ सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि जो है रेसिपिएंट्स को क्या मिल सके? आईटीसी मिल सके। तो यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है कि ये क्यूआरएमपी वालों के लिए अवेलेबल रहता है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल है, और फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए अवेलेबल रहता है टू पास ऑन द क्रेडिट, सिर्फ इसीलिए बनाया गया है। पहले 2 महीनों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि तीसरा महीना खत्म होने के बाद तो आपके R1 भरने की टाइम आ जाएगा, तो उसमें तो आप फिर R1 भरोगे। एक और बात है, जो इनवॉइसेस आप आईएफएफ में डाल दोगे उन इनवॉइसेस को आपको R1 में डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपके जो है R1 में शो हो जाएंगे कि ऑलरेडी डले हुए हैं। इसके अलावा आईएफएफ जो है मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि तुम्हारे सारे कस्टमर्स एक एंड यूजर हैं जिनको आईटीसी नहीं लेना, तो फिर आपको आईएफएफ भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बी2बी सेल भी करते हो तब भी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आईएफएफ भरो, आप चाहो तो मत भरो, वो आपकी मर्जी है। इसके अलावा जो है वो चाहे तो सारे इनवॉइस R1 में डाल सकता है क्वार्टर खत्म होने के बाद। इसके अलावा जो आईएफएफ में इनवॉइस जाते हैं वो 2बी में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, और उनको फिर आईटीसी जो है मिल जाता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यहाँ पर लिख रखा है कि भाई ये जो हाँ, आईएफएफ के अंदर मैक्सिमम कितने इनवॉइस जाते हैं? अप टू क्यूमुलेटिव वैल्यू 50 लाख रुपए।
आईएफएफ के अंदर मैक्सिमम 50 लाख रुपए के इनवॉइस जा सकते हैं। सर ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्यों बनाई गई है? क्योंकि क्यूआरएमपी में वही पर्सन आ सकता है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्या होती है, कम होती है। तो 5 करोड़ से कम है तो 5 करोड़ को डिवाइड बाय 12 से करोगे तो लगभग जो है 4-5 लाख रुपए के आसपास की अगर 5 करोड़ को 5 करोड़ रुपए जो है आप उसको डिवाइड करोगे 12 से तो लगभग 4 लाख रुपए की 4 लाख नहीं लगभग 40 लाख रुपए की अमाउंट आ रही है पर मंथ की। तो अभी गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया कि ये 40 लाख रुपए की सेल करता होगा पर मंथ। तो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम एस्टिमेट कर लिया कि मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए तक के इनवॉइस डाल सकते हो आईएफएफ के अंदर। तो अगर आपके पास ज्यादा इनवॉइस हैं तो भी आप सिर्फ 50 लाख के इनवॉइस डाल पाओगे आईएफएफ के अंदर। बचे हुए इनवॉइस आपको जो है R1 में डालने पड़ेंगे। इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताई थी 13 तारीख होती है और बस इतनी सी बात है। हाँ, पता है क्या होता है, आप इनवॉइसेस अपलोड करना चाहते हो तो कभी भी अपलोड कर सकते हो। जैसे यहां पर क्या लिख रखा है कि मान लो फरवरी महीने की बात करते हैं तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच के जो इनवॉइसेस हैं आप वेबसाइट पे अपलोड करना चाहो अपलोड करके छोड़ सकते हो बट उसको सबमिट नहीं कर पाओगे। सबमिट आप कब कर पाओगे? फरवरी महीना खत्म होने के बाद ही, क्योंकि 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सारे के सारे इनवॉइस जो है वो आप अपलोड करते रहिए और जैसे ही फरवरी खत्म हो जाएगा आपके पास जो है 11 दिन मिलेंगे R1 के केस में, आप उसको क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो और 13 दिन मिलेंगे आपको जो है आईएफएफ के केस में, आप उसको सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा एक और बात पता है क्या आती है कि भाई आप चाहो कि शुरू में यहां पर इनवॉइस अपलोड ना करना चाहो, सीधा यहीं अपलोड करना चाहो तो भी कर सकते हो। वो तो आपके पास आपकी मर्जी है। पोर्टल आपको अपना अलाउ करता है कि अपलोड कर दो, सबमिट बाद में कर देना, या फिर जो है क्या कहते हैं अपलोड एंड सबमिट इकट्ठे कर देना। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, आगे हम चलते हैं। इफ द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट ऑप्ट टू अपलोड आईएफएफ तो उसको फिर सारे इनवॉइस R1 में डालने पड़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट आर द केसेस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस किस को R1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। इसमें जो है आई थिंक कोई अमेंडमेंट भी थी, वो आपको कराता हूं मैं। तो किस किस को R1 फाइल नहीं करने दी जाएगी, इसके अंदर देखो क्या लिखा रखा है। तो हम उसको फाइल करने नहीं देंगे। नंबर 1, registered person shall not be allowed to furnish the R1 if he has not furnished the 3B। पिछले महीने की 3B नहीं भरी होगी तो हम आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे। अगर आप क्यूआरएमपी में आते हो, shall not be allowed to file, आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे या आईएफएफ फाइल नहीं करने देंगे if he has not furnished the 3B for the preceding tax period। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 3B नहीं भरी होगी तो आपको जो है R1 फाइल नहीं करने देंगे। इसके अलावा registered person to whom, अच्छा एक ये भी रूल होता है कि अगर आपने पिछले महीने की R1 नहीं फाइल की, देखो पहले लिखा रखा है registered person shall not be allowed to furnish the details of R1 for a tax period if details of R1 for the preceding tax period not furnished by him। यानी कि अगर पिछले महीने की R1 फाइल नहीं की हो तो भी आपको जो है R1 इस महीने की फाइल नहीं करने देंगे। पिछले महीने की 3B नहीं फाइल की हो तब भी नहीं फाइल करने देंगे। क्यूआरएमपी में आते तो पिछले क्वार्टर की 3B फाइल नहीं की हो तब भी हम आपको जो है अब फाइल नहीं करने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात आ रही है, अगर आपने 88C रूल तोड़ा है तो भी आपको जो है हम नहीं फाइल करने देंगे R1। 88C रूल क्या होता है? 88C रूल होता है कि भाई अपना ये क्या रूल होता है? ये रूल होता है कि आपका R1 में जितनी डिटेल थी, जो आपने सेल दिखाई थी और आपने टैक्स उसका पे किया है कम, तो टैक्स पीरियड शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जो है R1 नहीं फाइल करने देंगे अनलेस ही हैज ईदर डिपॉजिटेड द अमाउंट। हाँ, तो ये रूल यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा गया है। ये रूल आपको कहाँ लिखा मिल जाएगा अपना जो है रिटर्न चैप्टर के अंदर। हालांकि ये रिटर्न चैप्टर ही है, थोड़ा सा आगे जाके रूल आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ इतना लिखा रखा है कि अगर आपने ये रूल फुलफिल नहीं किया तो फिर आपको हम R1 फाइल नहीं करने देंगे। इसके अंदर अमेंडमेंट में दो चीजें और ऐड हो गई हैं। 88D रूल फुलफिल नहीं किया तो भी आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे और अगर आपने रूल नंबर 10A फॉलो नहीं किया तो भी आपको नहीं फाइल करने देंगे। 88C क्या है? 88C होता है अगर आपकी R1 के अंदर सेल ज्यादा है, 3B में सेल कम है, तो आपने इसका मतलब टैक्स की चोरी की है। R1 में सेल ज्यादा दिखाते हो, 3B में टैक्स कम भरते हो, तो फिर अगले महीने की आपको R1 फाइल नहीं करने देंगे जब तक कि तुम इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक नहीं कर देते। 88D रूल होता है कि अगर तुमने क्या कहते हैं अपना 2B में तुम्हारा आईटीसी बनता है कम और 3B के अंदर तुमने आईटीसी क्या कहते हैं अपना ले लिया है ज्यादा, तो भी तो अगले महीने की आपको फिर R1 फाइल नहीं करने देंगे जब तक तुम इसकी डेफिशिएंसी दूर नहीं कर देते। रूल नंबर 10A था कि अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड नहीं करते हो, अगर तुम जो है बैंक अकाउंट की डिटेल अपलोड नहीं करते हो तब भी आपको 30 दिन दिए गए थे, आरसी आने के 30 दिन दिए गए थे। अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं अपलोड करोगे तो भी आपको जो है हम R1 फाइल नहीं करने देंगे। तो ये सारी बातें आती हैं रिटर्न चैप्टर के अंदर। और फिर चलते हैं अपन आगे। हाउएवर
गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू लिख रखा है अलाउ, गवर्नमेंट चाहे तो किसी को अलाउ कर सकती है बट ऐसा अभी किया नहीं है। इसके अलावा अगला नोट क्या आता है, ये अगला नोट आता है कि भाई कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको हम महीना खत्म होने से पहले ही R1 फाइल करने देते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि R1 आपको तभी फाइल करने देंगे जब आपका महीना क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। महीना खत्म होने के बाद ही आपको R1 फाइल करने देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि महीना खत्म होने से पहले, यानी कि फरवरी महीने की R1 है और फरवरी महीने में ही वो सबमिट कर सकता है। एक तो हम लिख रखे हैं सीटीपी। सीटीपी अगर जिसका बिजनेस बंद हो जाता है उसको 90 दिन के लिए आरसी मिलता है। अगर 90 दिन उसके बीच में एक्सपायर हो रहे हैं तो वो R1 पहले भी फाइल कर सकता है। या फिर जो बंदा कैंसिलेशन ऑफ आरसी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको भी जो है हम पहले फाइल करने देंगे। तो ये भी आपकी जो है बात हो गई है। आगे चलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपन जो है वो आते हैं, ये भी हो गया। अब आते हैं R1 में क्या क्या डिटेल जाती है, तो ये आप पढ़ लेना। अपना नेम वगैरह जाता है, ट्रेड नेम, जीएसटीएन नंबर, ईयर, ये सब एचएसएन कोड वगैरह जाता है। B2B B2C इनवॉइस से जाते हैं। इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है या अलग अलग डिटेल जाती है, वो सारी बातें मैं आपको भी बताऊंगा। कि भाई वो एक टेबल मैंने आपको करवाई थी इनवॉइस चैप्टर में कि भाई अपना रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए कि अगर मान लेते हैं B2B सेल होगी तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी R1 के अंदर, और B2C होगा तो वहां इंट्रा स्टेट होगा तो सबकी इकट्ठी करके चली जाएगी। इंटर स्टेट होगा तो स्टेट वाइज और रेट वाइज करके जो है डिटेल जाएगी R1 के अंदर। यही मैंने टेबल करवाई थी रिवाइज टैक्स इनवॉइस में। यही टेबल जो है क्या कहते हैं यहां पर अप्लाई होती है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इसीलिए हम चाहते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन होना चाहिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको R1 में बताना जरूरी है। What kind of details of outward supplies are required to be furnished in R1 जो है ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको ऊपर इसके अंदर कि भाई कौन कौन सी डिटेल जाती है। अब बोलता है B2B का मतलब क्या होता है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस का मतलब रजिस्टर्ड पर्सन से दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हो उसको B2B बोलते हैं। B2C का मतलब होता है जब एक रजिस्टर्ड पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपना बेचता है उसको हम B2C बोलते हैं। इसके अलावा लिखा रखा है कि डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन आईएफएफ। तो आईएफएफ के अंदर जो है क्या डिटेल जाती है, सेम वही डिटेल जाती है, कोई खास बात नहीं है। इनवॉइस वाइज डिटेल जाती है, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दोनों की डिटेल जा सकती है, बस B2B जाते हैं आईएफएफ के अंदर। इसके अलावा अपना जो है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन R1। R1 में B2B जाती है, B2C जाती है, और ये सारी बातें तो अच्छा। इसका एक चार्ट करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। चार्ट देखो क्या है, मैंने आपको बताया था अगर आपकी B2C है और B2B के केस में तो इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, हर एक की अलग अलग डिटेल जाएगी। B2C के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को सारों को इकट्ठा कर सकते हो आप, लेकिन उसको रेट वाइज आप इकट्ठा करके उसकी डिटेल जाएगी। और इंटरेस्ट रेट के केस में 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो वहां पर इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, और 2.5 लाख रुपए से कम है, अप टू 2.5 लाख रुपए हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, स्टेट वाइज और रेट वाइज इस तरह से डिटेल जाएगी। शायद मैं 2.5 लाख वाली बात बताना भूल गया था पहले, तो ये कंप्लीट टेबल है, आपको यहां से करना है। इसके अलावा हाँ ये बन सकता है, एमसीक्यू वगैरह बन सकता है, और इसका एक एग्जांपल है, एग्जांपल पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं इनवॉइस रिलेटेड डिटेल्स कैन बी अपलोडेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ये मैंने आपको बता ही दिया है, किसी भी टाइम आप मान लो फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी की R1 भरनी है, किसी भी टाइम फरवरी महीने में आप इनवॉइस की डिटेल अपलोड कर सकते हो, बट सबमिट नहीं कर सकते, फरवरी खत्म होने के बाद ही सबमिट कर पाओगे। आगे लिख रखा है इवन मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। मान लो फरवरी महीने के इनवॉइसेस थे, गलती से गलत ऐड कर दिए फरवरी महीने का एक आधा इनवॉइस, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जब तक कि रिटर्न क्या नहीं हो गई, सबमिट नहीं हो गई। जब सबमिट हो जाएगी तब नहीं कर पाओगे। इनवॉइसेस की स्कैन्ड कॉपीज नहीं डालनी होती है, स्कैन्ड कॉपीज आर नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ इनवॉइस की डिटेल जाती है, कुछ चीजें उसमें जाती है जैसे इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, टैक्सेबल सप्लाई, रेट वगैरह, एचएसएन कोड, ये सब डिटेल जाती है R1 के अंदर। आपको इनवॉइस की कॉपीज को स्कैन करके अपलोड नहीं करना होता है। और एचएसएन कोड में क्या डिटेल जाती है, कितने डिजिट जाते हैं, किसको मैंडेटरी है, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। जो हमने टर्नओवर की लिमिट बताई थी कि एचएसएन कोड में जो लिखना, जो इनवॉइस में लिखना मैंडेटरी है वही आपको रिटर्न में डालना मैंडेटरी है। यानी कि अगर आप B2B करते हो तो हमेशा एचएसएन कोड डालना पड़ेगा, या 4 डिजिट का या 6 डिजिट का। B2C करते हो तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ है तो नहीं डालना, और 5 करोड़ से ऊपर है तो 6 डिजिट का डालना पड़ेगा। तो देखो लिख रखा है 5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो B2B के केस में 4 डिजिट डालने पड़ेंगे। B2C के अंदर ऑप्शनल है, डालो तो मर्जी, ना डालो तो भी मर्जी।
5 करोड़ से ऊपर है तो हमेशा 6 डिजिट डालनी पड़ेगी, चाहे B2B करो चाहे B2C करो। और ये टेबल हमने बनवाई हुई है इनवॉइस चैप्टर में, तो आप वहां से देख लेना। इसके बाद अपना वही बात आती है कि मान लेते हैं मैं किसी महीने की R1 सबमिट कर चुका हूं। देखो, सबमिट करने से पहले अगर आपने गलती से कोई गलत इनवॉइस डाल दिया है तो डिलीट ऐड वगैरह कर सकते हो। हाँ, देखो, तीन तरह की गलतियां होती हैं। एक गलती होती है इनवॉइस में लिखने में गलती हो गई, तो इनवॉइस में गलती तो फिर आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू करके ठीक कर सकते हो। अगर इनवॉइस तो ठीक बना था, लेकिन इनवॉइस का नंबरिंग वगैरह R1 में गलत डाल दिया, अमाउंट R1 में गलत डाल दी, तो आप अभी R1 सबमिट नहीं की तो उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। सबमिट कर दी तो अगले महीने की R1 में फिर आप चेंज कर पाओगे। इसमें बोला है टेबल नंबर 9, 10, 11 होता है, और इसके अंदर आप जो है पुरानी R1 की गलतियां ठीक कर सकते हो, ऐसा इसमें जो है लिखा हुआ है। लेकिन ये जो गलतियां हैं वो अपना ठीक कर पाओगे, इसके लिए इंटरेस्ट जो भी बनता होगा वो आपको देना पड़ेगा। बट इसकी टाइम लिमिट है, जिसके बाद नहीं कर पाओगे वो ये है 30 नवंबर। ये गलतियां मैक्सिमम आप 30 नवंबर तक ठीक कर सकते हो। यानी कि मान लो जून 2023 की रिटर्न गलत भरी थी R1, उसमें कोई गलती थी, वो गलती आपको बाद में पता लगती है तो बाद में आप ठीक कर सकते हो। बट कितना बाद में? जून 23 बिलोंग करता है 23-24 ईयर से। 23-24 जब खत्म हो जाएगा तो आएगा 30-11-24, उससे पहले पहले आप ठीक कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जब भी एनुअल रिटर्न भरोगे विच एवरेज अर्लियर, इससे पहले पहले आप ठीक कर सकते हो। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है नील R1। अगर भाई आपकी कोई सेल परचेज नहीं है, कोई आईटीसी नहीं है, तो आपको नील R1 भी भरनी पड़ेगी। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो R1 तो भरनी पड़ेगी, चाहे आपने अपना कोई भी सप्लाई की हो या ना की हो, परचेज की हो या ना की हो। हाँ, बस ये है नील R1 का मतलब होता है कि ना तो सेल है, ना परचेज है, ना कुछ भी नहीं है, तो उसको नील R1 बोलते हैं। नील R1 आप जो है क्या कहते हैं, ओटीपी के हिसाब से अपना एसएमएस के थ्रू भी भर सकते हो, और अपना कभी भी भरी जा सकती है, महीना खत्म होने के बाद कभी भी भरी जा सकती है R1, 11 तारीख से पहले पहले। टैक्सपेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलंटरी कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर हैज टू फाइल R1 फॉर द एक्टिव पीरियड। हाँ, ये तो हम कैंसिलेशन में कवर कर चुके हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। Where a taxable person has been converted from normal taxpayer to composition, कंपोजिशन से नॉर्मल में कन्वर्ट हुए हो, तो कंपोजिशन में जो आपका जो जब आप कंपोजिशन पीरियड में आते थे, तो कंपोजिशन पीरियड वाली रिटर्न्स आपको भरनी पड़ेंगी। जैसे कि क्या मतलब है इसका, कि भाई अगर आप पहले कंपोजिशन स्कीम में आते थे इस टाइम के लिए, तो इस टाइम की रिटर्न आपको जो है कंपोजिशन वाली ही भरनी पड़ेंगी, यानी कि CMP 08 भरना पड़ेगा, और क्या कहते हैं जो इनकी एनुअल रिटर्न जाती है GSTR 8 भरना पड़ेगा। मान लो शुरू के 6 महीने में तुम कंपोजिशन में आते थे और फिर बाकी के 6 महीने तुम नॉर्मल में आते हो, तो यहाँ पर इनकी आपको CMP 08 भरना पड़ेगा क्वार्टर खत्म होने के बाद, जब भी 18 तारीख आएगी। और इस पूरे साल की आपको जो है खत्म होने के बाद 30 तारीख को GSTR 4 भी भरनी पड़ेगी। और जो बाद वाले 6 महीने हैं, इनकी तो आप नॉर्मल R1 भरोगे मंथली, और फिर क्या कहते हैं इन बाद वाले 6 महीनों की आप जो 31/12 को एनुअल रिटर्न भी फाइल करोगे। तो जब आप शिफ्ट करोगे ना कंपोजिशन से नॉर्मल में, तो आपको दो डबल रिटर्न्स भरनी पड़ सकती हैं इन केस। तो यही जो है क्या कहते हैं यहां पर मैंने आपको लिखा होगा। आगे चलते हैं। One of the most important thing that GST is timely uploading of the details of outward supplies। और ये जो पैराग्राफ है वो सिर्फ ये लिख रहा है कि अगर आप GSTR 1 में टाइमली से अपने इनवॉइसेस अपलोड करोगे और GSTR 1 टाइम पे फाइल करोगे, तो आपके रेसिपिएंट्स को क्या मिल पाएगा? आईटीसी मिल पाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेसिपिएंट्स को आईटीसी देना चाहते हो तो टाइम पे अपना R1 भरा करो। और रेसिपिएंट्स की भी जिम्मेवारी है कि वो अपना सप्लायर्स को फोन कर करके बोलें कि भाई वो अपना टाइम पे R1 भर दें, ताकि तुम्हें क्या मिल सके? अपना जो है आईटीसी मिल सके। और इसके अलावा रेसिपिएंट्स को भी जो है अपने सप्लायर चुन के ढंग से सप्लायर अपना चुनने चाहिए। इसके अलावा अपना जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि हमारे पास ये है टू बी। व्हाट इज टू बी? टू बी क्या होती है? टू बी जो है, जैसे ही सप्लायर R1 भरता है तो एक टू बी में आपकी परचेज शो हो जाती है, एक ऑटोमेटिक रिटर्न होती है। और इस टू बी के अंदर अब बोला गया है कि हम नया एक रूल लेकर आए हैं, जिसमें बोला गया है कि आपके रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी अलग शो होंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड आईटीसी अलग शो होंगे। ये रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये मैं आपको जो है आईटीसी चैप्टर में बता चुका हूं। 5 चीजें आती थी रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी के अंदर, ये लिखी हुई हैं, ये थ्योरी का पॉइंट है, रट लेना, याद कर लेना। इसके बाद जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट आता है रूल 88C, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी R1 में सेल जो है ज्यादा है,
अगर आपकी R1 में सेल ज्यादा है और 3B में आपने टैक्स अगर कम भरा है, तो फिर जो है क्या कहते हैं अपना, आपको एक नोटिस जाएगा और उस नोटिस के अंदर जो है आपसे दो बातें पूछी जाएंगी। क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा, नोटिस दो जगह जाएगा, एक तो ईमेल एड्रेस पे जाएगा और एक क्या कहते हैं आपके कॉमन पोर्टल पे जाएगा। नोटिस जाएगा, नोटिस में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप या तो R1 में आपकी सेल ज्यादा थी, 3B में आपने कम दिखाई, जो डिफरेंस सेल है उसका जो टैक्स बनता है विद इंटरेस्ट या तो पे कर दो, तो या तो क्या कहते हैं आप टैक्स लायबिलिटी पे कर दो इंटरेस्ट के साथ, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर क्या कहते हैं रीजन बताओ कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। और अगर ऑफिसर को लगेगा कि भाई जेन्युइन केस है, गलती से R1 में ज्यादा सेल दिखा दी थी, ऐसा कुछ कोई केस है, तो फिर ऑफिसर आपको माफ भी कर सकता है। ये जो भी आपको रिप्लाई करना है 7 डेज में करना पड़ेगा। 7 डेज कहां से? जहां से आपको नोटिस आया था वहां से आपको 7 डेज में करना पड़ेगा। और अगर 7 डेज में कोई रिप्लाई वगैरह नहीं करते हो तो हम आपकी R1 तो बंद करेंगे साथ में जो है मैंने आपको ये भी बताया है कि ऑफिसर फिर आपको जो है 73 74 सेक्शन की प्रोसीडिंग लगाएगा और आपसे कुछ भी करके वो पैसा वसूल करेगा। इसके अलावा अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज 2A एंड व्हाट इज 2B। 2A और 2B में क्या डिफरेंस है? जैसे कि मैंने आपको बताया 2B एक रिटर्न है जिसके अंदर क्या होता है, अपनी परचेजेस की डिटेल आती है, और 2A भी हमारी जो रिटर्न है उसमें भी हमारी परचेजेस की ही डिटेल आती है। बट सर फर्क क्या है 2A और 2B के अंदर? 2B तो क्या होती है, 2B जो है क्या कहते हैं एक स्टैटिक रिटर्न है, एक स्टैटिक रिटर्न है। और 2A क्या होता है, जो रियल टाइम बेसिस पे क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, रियल टाइम बेसिस पे जो है चेंज होती रहती है। और ये दोनों ही रिटर्न्स क्या हैं, सिस्टम जनरेटेड हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। तो ये अपना क्या है 2A और 2B, ये मैं आपको अभी समझाने के लिए एक मैंने एग्जांपल बना रखा होगा वो कराऊंगा, फिर मैं ऊपर के पैराग्राफ आपको रीड करवा दूंगा। तो मैंने एग्जांपल देखो क्या बना रखा होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल बना रखा होगा, ये अपना जो है इस पेज पे बना रखा होगा, देखो ये है, इस पेज पे बना रखा होगा 2A वर्सेस 2B। ये रहा, ये पेज नंबर है हमारे पास थोड़ा सा 15, यहाँ पर देखो बना रखा है। सपोज इनवॉइस ऑफ जून अपलोडेड इन द R1 ऑफ सितंबर। एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा पहले और आपको बेस बताता हूं। बेस क्या है? बेस ये है कि मान लो जनवरी महीने का कोई इनवॉइस है, सप्लायर R1 भरता है 11 तारीख को, अगर 11 तारीख तक R1 भर देता है 11 फरवरी तक, तो फिर रेसिपिएंट की 2B में वो इनवॉइस आ जाता है 14 तारीख को, जो 2B जनरेट होती है उसमें इनवॉइस आ जाता है। यानी कि अगर रेसिपिएंट्स अपने सप्लायर से खरीदेगा, अपने जिन भी सप्लायर से खरीदेगा, और चाहे वो अपना क्यूआरएमपी वाले सप्लायर होंगे या वो अपने नॉर्मल वाले सप्लायर होंगे, उन्होंने अपनी अगर ड्यू डेट के ऊपर अपनी R1 या 3B भर, अपना R1 या अपना जो IFF है वो भर दी है। R1 की ड्यू डेट होती है 11 तारीख और IFF की ड्यू डेट होती है 13 तारीख। अगर उनके सप्लायर्स ने टाइम पे ये भर दी हैं, तो फिर वो इनवॉइसेस जो R1 में डाले गए हैं वो रेसिपिएंट्स के पास 14 तारीख को 2B में जनरेट हो जाएंगे। ये जो 2B जनरेट होगी 14 तारीख को, 14 फरवरी को, ये अपना जनवरी महीने की होगी। यहां पर जो है वो वाले इनवॉइसेस इस 2B में अपीयर होंगे जो कि बिलोंग करते होंगे उन सब रिटर्न से, उस रिटर्न से बिलोंग करते होंगे जो रिटर्न जो है क्या कहते हैं अपना, जो रिटर्न अपना 11 फरवरी तक सबमिट की गई है। जो सप्लायर्स ने R1 11 फरवरी तक सबमिट की हैं, उन रिटर्न्स के अंदर जो भी इनवॉइस आए हैं वो यहां पर 2B में अपीयर होंगे। मान लो सप्लायर जो है रिटर्न 11 फरवरी के बाद सबमिट करते हैं, तो फिर 2B 14 फरवरी को जो 2B जनरेट होगी उसमें इनवॉइस नहीं आ पाएगा, और वो इनवॉइस फिर अगली 2B में आएगा जो अपना जनरेट होगी आपकी 14 मार्च को, तो अगली 2B के अंदर आएगा। इसके अलावा एक और बात समझते हैं, वो ये बात होती है, अच्छा फिर कट ऑफ डेट का मतलब क्या है? कट ऑफ डेट का मतलब है कट ऑफ डेट फॉर द जनरेशन ऑफ 2B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो सितंबर महीने की 2B है, तो सितंबर महीने की 2B जो होती है, सितंबर महीने की 2B है, वो जनरेट कब होगी? वो जनरेट होगी 14 अक्टूबर को। जो 14 अक्टूबर को जनरेट होगी तो उसमें कौन कौन से इनवॉइस आएंगे? उसमें इनवॉइस आएंगे 13 अक्टूबर तक जिन भी सप्लायर्स ने IFF भरी होगी, या फिर 11 अक्टूबर तक जिन भी सप्लायर्स ने R1 भरी होगी। तो उन लोगों के उन R1 और IFF के अंदर जो भी इनवॉइस डाले गए होंगे वो रेसिपिएंट्स के 2B में जाएंगे जो कि जनरेट होगी 14 अक्टूबर को। हाँ, अगर हाँ ये बात भी आती है कि पिछले महीने की 11 तारीख या पिछले महीने की 13 तारीख, इससे पहले पहले अगर उन्होंने R1 भर दी होगी, इससे पहले वाला महीना कौन सा आएगा? अगस्त।
अगस्त महीने की R1 अगर 11 या 13 को भर दी गई होगी, 11 या 13 सितंबर को, तो फिर वो सारे इनवॉइस आ गए होंगे 14 सितंबर वाले 2B के अंदर। लेकिन अगर अगस्त महीने की R1 वो लेट भरेंगे, तो फिर जो है क्या कहते हैं, ये 14 सितंबर वाले 2B में नहीं आ पाएगा और फिर 14 अक्टूबर वाले 2B के अंदर आना पड़ेगा। तो कुल मिला के समरी ये है कि अगर इन डेट्स के बीच में R1 फाइल की जाएगी, तो उसके जो इनवॉइसेस होंगे वो हमारी 14 अक्टूबर वाली अपना जो है 2B में आएंगे। इस तरह की डेट रहती है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इसको आराम से बार बार देख सकते हैं, बट अपना इसको जो है आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिए। इसके अलावा नेक्स्ट एक और बात आती है 2A और 2B में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बता रहा था, जून महीने का अपना इनवॉइस है, आइडली तो वो जून महीने की R1 में भरा जाना चाहिए, जो कि भरी जानी चाहिए 11 जुलाई को, और वो 14 जुलाई की 2B में आना चाहिए रेसिपिएंट के पास। लेकिन मान लेते हैं सप्लायर ने क्या किया है, R1 लेट भरी है या सितंबर में भरी है या जून में R1 भरी तो थी, बट उसमें भूल गया था वो इनवॉइस डालना, उसने इनवॉइस डाला है सितंबर के अंदर। सितंबर की R1 में डाला है, तो फिर ये इनवॉइस जो है कब अपीयर होगा, सितंबर की R1 जो भरी होगी, उस बंदे ने भरी होगी 11 अक्टूबर को, तो फिर ये रेसिपिएंट की 14 अक्टूबर को जो 2B जनरेट होगी उसमें जो है ये अपीयर होगा। तो देखो लिख रखा है कि 2B में अपीयर होगा सितंबर महीने की 2B, जो कि अपना 14 अक्टूबर को जनरेट होगी, उसमें ये इनवॉइस आएगा। लेकिन 2A में कब आएगा, देखो 2A एक रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होती रहती है रिटर्न, यानी कि अगर ये जून का इनवॉइस है तो जून की 2A में ही आएगा। ऑल्दो जून की 2A जब हम जून में चेक करेंगे ना, तब ये इनवॉइस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उस सप्लायर ने R1 ही नहीं भरी थी। जब हम जुलाई में चेक करेंगे तब भी नहीं आएगा, अगस्त में जब चेक करेंगे तब भी नहीं आएगा, सितंबर में चेक करेंगे तब भी नहीं आएगा। जब ये डेट बीत जाने के बाद, जब आपके सप्लायर ने R1 भर दी होगी, उस डेट के बाद जब आप जून की 2A चेक करोगे रेसिपिएंट की, तो उसमें जो है ये इनवॉइस अपडेट होगा। तो मतलब 2A में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके सप्लायर ने रिटर्न भरी कब है। 2A में ये फर्क पड़ता है कि जब भी आपका सप्लायर रिटर्न भर देगा, वो अपडेट हो जाएगी 2A, जिस मंथ से वो इनवॉइस बिलोंग करता होगा उसी 2A में जाएगा। लेकिन 2B में क्या होता है, जून महीने का इनवॉइस है तो जून की 2B में नहीं जाएगा, वो उस 2B में जाएगा जिस 2B से पहले सप्लायर ने वो इनवॉइस डाला होगा उसकी R1 के अंदर। तो ये समरी है, इससे ज्यादा डिटेल हम रिवीजन लेक्चर में नहीं करा सकते। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, वापस से आपको रीड करा देता हूं यहां पर क्या क्या बातें और थी। तो ये मैंने 2B में आ जाते हैं, जिसमें लिख रखा है ये भी ऑटो जनरेटेड होती है, और इसमें क्या क्या डिटेल आती है, वही जो R1 में जो इनवॉइसेस अपलोड किए जाते हैं वही डिटेल आती है, या फिर अपना इनवॉइसेस GSTR 5 में अपलोड किए जाते हैं, ये 510 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 में अपलोड किए जाते हैं NRTP के द्वारा, उसकी डिटेल आती है। और डेट लिख रखी है, वो मैंने आपको कट ऑफ डेट्स बताई दी हैं। कट ऑफ डेट्स आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड करने के बजाय आप अपना इसकी समरी पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं इसकी समरी लिखी होगी कट ऑफ डेट्स की। तो वो समरी देखो यहां लिख रखी है कि भाई जुलाई महीने की जो 2B है वो जनरेट होती है 14 अगस्त को, तो उसकी कट ऑफ डेट क्या बन जाएगी, 11 अगस्त तक जो भी R1 भरी गई होंगी उसकी डिटेल आएगी इस अपना जो है 2B के अंदर। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, फिर अपन आ जाते हैं आगे, जो कि है हमारे पास सेक्शन नंबर 39, ये होता है 3B। अब ये 3B पे आ जाते हैं, 3B किस किस को भरनी पड़ती है। तो भाई 3B जैसे आपको R1 में बताया था कि R1 किस किस को नहीं भरनी, ऐसे ही 3B है किस किस को नहीं भरनी। तो 3B नहीं भरनी ISD को, NRTP को, कंपोजिशन वाले को, और TDS वाले को, TCS वाले को, ECO को, OIDAR को। ये सारे वही लोग हैं जिन लोगों को क्या नहीं भरनी थी, R1 नहीं भरनी थी, उनको क्या नहीं भरनी, 3B भी भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, बात आती है कि 3B जो है आपका इसमें इनवर्ड आउटवर्ड सेल का कोई भी डेटा नहीं जाता है। इसके अंदर सिर्फ क्या डेटा जाता है, समरी जाती है, और ये मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। QRMP वाले क्वार्टरली भरते हैं, बाकी लोग मंथली भरते हैं। इसके अलावा इसकी ड्यू डेट रहती है 20 तारीख नॉर्मल पर्सन के लिए, और जो QRMP वाले हैं उनके लिए ड्यू डेट रहती है 22 या 24, डिपेंडिंग अपॉन कि वो नॉर्थ में रहते हैं या साउथ में रहते हैं, तो इस वजह से है। इसके अलावा जो है लिख रखा है QRMP स्कीम के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं अपन। QRMP स्कीम में वो लोग आते हैं जिनकी जो है टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपए है, पैन बेस्ड होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि इनको टैक्स तो भरना पड़ता है मंथली,
एक सिंपल चालान के थ्रू, और लेकिन रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं, R1 और 3B भरनी पड़ती हैं क्वार्टरली। लेकिन ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, IFF भर सकते हैं, मैंने ये आपको बताया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात आती है कि भाई ओनली 4 3B रिटर्न इन अपना इंस्टेड ऑफ 12 3B रिटर्न्स इन अ ईयर। हाँ, तो इनको रिटर्न कम भरनी पड़ती है, ये मैंने आप बताया था, ये इनका फायदा होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी स्कीम इज जीएसटी नंबर वाइज। ऑल्दो हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं पैन नंबर के हिसाब से, बट आप चाहो तो एक जगह के लिए, एक स्टेट के लिए आप क्या अपना क्यूआरएमपी ऑप्ट कर सकते हो, दूसरे जीएसटी नंबर के लिए हो सकता है आप क्यूआरएमपी ऑप्ट ना करो। कंपोजिशन स्कीम में ऐसा नहीं था। कंपोजिशन स्कीम में तो क्या था कि एक का होगा तो सबका होना पड़ेगा, ऐसा रूल था। इसके अलावा यहां पर लिख रखा है कि पिछले साल की हमें देखनी होती है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, पिछले साल की टर्नओवर देखनी होती है, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है तो आप जो है क्या कहते हैं अपना क्यूआरएमपी स्कीम में आ सकते हो। और इस साल भी यही होता है, अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो जाती है इस साल, तो फिर तुरंत प्रभाव से आपको नॉर्मल में आना पड़ेगा, और नॉर्मल में आने के भी मैं टाइम लिमिट बताऊंगा कैसे आना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात आती है, रजिस्टर्ड पर्सन जो बंदा क्यूआरएमपी में आना चाहता है वो कब से आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन क्वार्टर के शुरू होने से आना पड़ेगा। कहने का मतलब ये क्वार्टरली सिस्टम होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि ईयर के शुरू में होने आना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम में तो ऐसा ही होता था कि साल के शुरू में आना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं आ पाओगे। यहां पर क्या रहता है कि आप क्वार्टर के शुरू में आना पड़ेगा। सपोज करो आप कब आना चाहते हो, आप जो है क्या कहते हैं, यहां मैंने एक टेबल बना रखी है। अगर आप जो है क्या कहते हैं आना चाहते हो फरवरी अपना अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के लिए, पहले क्वार्टर के लिए आना चाहते हो, तो आपके पास टाइम मिलता है कि आप 2 महीने पहले बता सकते हो। अप्रैल शुरू होने से 2 महीने पहले, जो कि आता है 1 फरवरी, यहां से लेकर आप 30 अप्रैल तक बता सकते हो गवर्नमेंट को कि मैं किस में आना चाहता हूं, क्यूआरएमपी में आना चाहता हूं इस क्वार्टर के लिए। एक बार आप क्यूआरएमपी में आ गए तो हमेशा इसमें बने रहोगे, जब तक कि जो है क्या कहते हैं अपना आप ऑप्ट आउट नहीं कर लेते। और जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर के लिए अगर आप क्यूआरएमपी में आना चाहते हो तो आप कब तक आ पाओगे, आप जो है क्या कहते हैं जुलाई से 2 महीने पहले, यानी कि 1 मई से लेकर और 31 जुलाई तक आ सकते हो, 3 महीने का टाइम दिया गया है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए अक्टूबर से 2 महीने पहले, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक आ सकते हो। तो इस तरीके के अंदर जो है आप आ सकते हो। इसके अलावा और भी क्या बात आती है, इसके अंदर कुछ एक और बात लिखी रखी है, वो ये है कि भाई अपना आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप क्यूआरएमपी में, हाँ, क्यूआरएमपी से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, क्यूआरएमपी से बाहर निकलने के लिए भी सेम रूल लगता है। जैसे ही आपके टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड होती है या फिर आपका मन भर जाता है क्यूआरएमपी से, तो आप नॉर्मल में आ सकते हो। बट नॉर्मल में आने के लिए आप नॉर्मल में जब आना चाहते हो तब भी आप क्वार्टरली ही आ सकते हो। यानी कि मान लो आपकी 5 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड होती है, 5 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड होती है यहां पर मई मंथ के अंदर, तो मई मंथ में आप नहीं आ पाओगे। मई यानी कि मार्च लिख रखा है, मार्च महीने में नहीं आ पाओगे। मार्च में एक्सीड होती है तो आपको पूरा क्वार्टर पूरा करना पड़ेगा। क्वार्टर आपका बनता है जनवरी फरवरी मार्च वाला, ये पूरा करोगे और अप्रैल से आप जो है क्या कहते हैं नॉर्मल स्कीम में आपको आना पड़ेगा। मान लो आपकी जनवरी महीने के अंदर 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड हो जाती, तो भी आपको जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर तो पूरा करना पड़ेगा। ये क्वार्टर पूरा करने के बाद अगले जो है क्या कहते हैं अपना अप्रैल से आप नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताने के लिए वही टाइम लिमिट है कि जिस भी क्वार्टर में आपको नॉर्मल में आना हो उसे 2 महीने पहले बता सकते हो, और वहां से लेकर आपको 3 महीने का टाइम दिया गया। यानी कि ये सेम टेबल यहाँ पर ये वाली लग जाएगी कि अगर आप अप्रैल मई जून के अंदर नॉर्मल में आना चाहते हो तो 2 महीने पहले, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक आप बता सकते हो। तो ये आपकी सेम टाइम लिमिट है, चाहे क्यूआरएमपी में आना हो चाहे क्यूआरएमपी से बाहर जाना हो। इसके अलावा किन लोगों को 3B भरना की ड्यू डेट 22 तारीख है, किन लोगों को 3B भरने की ड्यू डेट 24 तारीख है, ये हमने जो है क्या कहते हैं इस टेबल में बताया है। ये आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद अगला जो है पॉइंट आता है वो ये है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर क्यूआरएमपी स्कीम शैल पे टू गवर्नमेंट इन सच फॉर्म। तो अपना जो है क्या करना पड़ेगा, जो भी पर्सन क्यूआरएमपी स्कीम में आता है उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगर उसके पास आईटीसी सफिशिएंट पड़ा है तो उसको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन टैक्स उसको मंथली जमा कराना पड़ेगा। मंथली जो है 25 तारीख को उसको जो है टैक्स जमा कराना पड़ेगा। इसका भी मैं अभी बता देता हूं कैसे जमा कराना पड़ेगा। तो इसको जो है टैक्स जमा कराना पड़ेगा मंथली, जो है 25 तारीख को जमा करना पड़ेगा पहले 2 महीनों के लिए, क्योंकि पहले 2 महीनों के लिए जमा कराना पड़ेगा मंथली, और बाकी के जो 2 महीने हैं, बाकी के जो लास्ट महीना है, लास्ट महीने के लिए तो उसको जो है टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, वो तो 3B में डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है, क्योंकि लास्ट महीने की तो 3B जाएगी ना।
इसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब ये कैसे जमा कराना है ये मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। तो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया, देखो इसको समझते हैं क्या लिख रखा है कि भाई पहला महीना है अप्रैल, दूसरा महीना है मई, फिर महीना है जून। तो अप्रैल महीने के अंदर आपको कुछ नहीं करना, पहला महीना है, आपने जिंदगी की शुरुआत की है। 13 तारीख को, अगले महीने की 13 तारीख यानी कि 13 मई को तुम चाहो तो आईएफएफ भर सकते हो, अगर आपकी मर्जी है। मना कर भी आप चाहो तो ना भी भरो, लेकिन 25 तारीख को आपको जो है टैक्स तो जरूर जमा कराना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, ई कैश लेजर के अंदर पैसा ऐड करके छोड़ देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, PMT-06 चालान लगेगा, आप ई कैश में पैसा ऐड करके छोड़ दोगे। इसके अलावा ऐसे ही क्या होगा, मई महीना खत्म होने के बाद जब अपना जून आएगी, और जून में भी आपको यही करना है। मई महीने की खत्म होने के बाद जून आएगी, 13 जून को आपके पास ऑप्शन मिलेगा। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आईएफएफ भर सकते हो, चाहो तो मना कर सकते हो, लेकिन 25 जून को आपको कुछ ना कुछ जो है कैश तो जरूर जमा कराना पड़ेगा ई कैश लेजर के अंदर। तो वो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरी कितनी लायबिलिटी बनती है, और आपको जमा कराना पड़ेगा कैश। इसके अलावा जून महीना खत्म होने के बाद अब कुछ भी एस्टिमेशन बेसिस पे काम नहीं होगा, अब रियलिटी बेसिस पे काम होगा। जून महीना खत्म होने के बाद आपकी 13 जुलाई को R1 जाएगी, और अगर क्या कहते हैं तुमने पिछले 3 महीने से कोई भी आईएफएफ नहीं भरी होगी, 2 महीनों की आईएफएफ नहीं भरी होगी, तो फिर तीनों महीनों की R1 भरनी पड़ेगी आपको, तीनों महीनों के इनवॉइस डालने पड़ेंगे। और अगर पहले 2 महीनों के कुछ इनवॉइसेस आपने आईएफएफ में डाल रखे हैं, तो ऑलरेडी वो R1 में डले हुए होंगे, आपको रिमेनिंग इनवॉइसेस अपलोड करने हैं और R1 को करना है सबमिट। इसके अलावा आपको जो है 22 या 24 तारीख को क्या भरनी पड़ेगी, 3B भरनी पड़ेगी। और इसमें 3B के अंदर क्या होगा, एक्चुअल बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होगा, पूरे क्वार्टर का टैक्स कैलकुलेट होगा। आपकी R1 के हिसाब से सेल देखी जाएगी, आपका जो आईटीसी पड़ा होगा वो माइनस किया जाएगा, और प्रॉपर तरीके से आपका 3B के अंदर टैक्स जो है वो पे किया जाएगा। हाँ, जो आपने ई कैश में ऐड करके छोड़ा था, उस ई कैश के पैसे को आप यूज कर सकते हो उस 3B महीने के अंदर। अगर आपका एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसका रिफंड ले सकते हो आप ई कैश के अंदर से। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर और क्या बात आती है, और जो है क्या कहते हैं आपका, अब ये बात आती है कि हमारे पास 2 मेथड लगते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि अप्रैल महीने खत्म होने के बाद 25 मई को आपको ई कैश में पैसा ऐड करना है, और 25 जून को भी ई कैश में पैसा ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए 2 मेथड गवर्नमेंट ने बनाए हैं। एक तो मेथड है जिसका नाम है एफएसएम मेथड, फिक्स सम मेथड, और दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब है आप अपने आप से जो है एस्टिमेट कीजिए, और अपने हिसाब से अपना जो है एस्टिमेट कीजिए टैक्स, और उसमें ई कैश में ऐड करके छोड़ दीजिए। आप उसको एस्टिमेट करने के लिए क्या कर सकते हो, एस्टिमेट करने के लिए आप अपना प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। दूसरा मेथड है फिक्स सम मेथड, जिसमें क्या होता है, आपको कुछ एस्टिमेशन नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पिछले, अब इसमें मैं आपको एक डायग्राम यहां बनाना चाहूंगा, देखो क्या लिख रखा है। मान लेते हैं आप इस क्वार्टर की बात कर रहे हो, जो कि क्वार्टर है आपका जुलाई अगस्त सितंबर वाला। इस क्वार्टर के अंदर आप क्यूआरएमपी में आना चाहते हो। पिछले क्वार्टर में हम पूछेंगे आपसे कि पिछले क्वार्टर में आप क्यूआरएमपी में थे या नॉर्मल में थे। आप पिछले क्वार्टर में भी किस में थे, क्यूआरएमपी में। तो पिछले क्वार्टर की 3B आपने भरी होगी, क्यूआरएमपी के हिसाब से क्वार्टरली भरी होगी। तो पिछले क्वार्टर की 3B गई होगी, उस 3B के अंदर आपको चेक करना है कि तुम्हारी ई कैश के थ्रू लायबिलिटी कितनी थी। उस 3B में तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारी ई कैश के थ्रू लायबिलिटी कितनी थी। तो आपकी जो है, मान लेते हैं जनवरी फरवरी मार्च की जो है वो ई कैश के थ्रू लायबिलिटी जो थी वो ये थी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये पूरे क्वार्टर की लायबिलिटी थी, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है इस 25 तारीख को, कौन सी 25 तारीख, आपके इस क्वार्टर के पहले महीने को खत्म होने के बाद जो अगली 25 तारीख आएगी, यानी कि ये क्वार्टर था जुलाई अगस्त सितंबर वाला, तो जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर के जो अपना, अच्छा एक और बात आती है यहाँ पे, क्या है ये थोड़ी सी गलती है कि भाई यहाँ पर तो एग्जांपल में लिया मैंने जुलाई अगस्त सितंबर वाला, तो पिछला क्वार्टर चेक करना था कौन से वाला, अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर चेक करना था। यहाँ जनवरी फरवरी मार्च लिख दिया, ये थोड़ी सी गलती है। तो यहाँ पर या तो आप यहाँ डेट चेंज कर लीजिए, यहाँ अप्रैल मई जून कर लीजिए, फिर तो ये ठीक है, या फिर यहाँ डेट चेंज कर लीजिए। तो मतलब क्या है कि पिछले क्वार्टर के अंदर आपने 3B में जितना भी टैक्स पे किया था कैश में, उसका आपको 35% जो है क्या कहते हैं टैक्स ई कैश में ऐड करके छोड़ना है। और कब छोड़ना है, इस क्वार्टर का पहला महीना जो कि था जुलाई, वो खत्म होने के बाद जो अगला महीना आएगा 25 अगस्त जो तारीख आएगी उसमें, और
सिमिलर 35% आपको जो है 25 सितंबर को भी ई कैश में ऐड करके छोड़ना पड़ेगा। 25 अक्टूबर को कुछ नहीं करना, क्योंकि 22 या 24 अक्टूबर को आप एक्चुअल बेसिस पे 3B फाइल करोगे। तो यहाँ पर 25 जो है अपना 25 जुलाई को भी कुछ नहीं करना, 24 जुलाई को कुछ नहीं करना। आपको जो है 25 अगस्त और 25 सितंबर को जो है ई कैश में पैसा ऐड करके छोड़ना पड़ेगा। कितना? इन सब का 35%, सीजीएसटी का 35%, 35%, 35%, 35% आपको जो है ऐड करके छोड़ना पड़ेगा। ये तब है जब आप पिछले क्वार्टर में किस में थे? क्यूआरएमपी में। अगर आप पिछले क्वार्टर में किस में थे? अगर आप पिछले क्वार्टर में जो है मंथली वाले में आते थे, मार्च क्वार्टर के अंदर आप जो है मंथली रिटर्न में आते थे, यानी कि आपने मार्च की रिटर्न भरी होगी, आपने मार्च की 3B भरी होगी। तो आपने जो मार्च की 3B भरी होगी, तो ये आपने क्वार्टरली नहीं भरी होगी, ये आपने मार्च की 3B भरी होगी। तो जब आपने मार्च की 3B भरी होगी, तो आपने जो है क्या कहते हैं, जो मार्च की 3B भरी है, मार्च की 3B में आपने जितना भी पैसा भरा है, मार्च की 3B के अंदर आपने जितना भी पैसा भरा है कैश के थ्रू, वो एज इट इज सेम अमाउंट आपको यहां पर ऐड करके छोड़नी पड़ेगी। कहां कहां पर ऐड करके छोड़नी पड़ेगी? अप्रैल और मई महीना खत्म होने के बाद, अप्रैल महीना खत्म होने के बाद 25 मई आएगी उसको, और मई महीना खत्म होने के बाद 25 जून आएगी उसको, जो है आपको ई कैश में सिमिलर अमाउंट ऐड करके छोड़नी पड़ेगी। अब ये मैंने जितनी भी अमाउंट बताई है कि इतनी ई कैश में ऐड करके छोड़नी पड़ेगी, अगर इतना पैसा आपका ऑलरेडी ई क्रेडिट लेजर में पड़ा है, तो आपको ये भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको तभी ऐड करना है जब आपके पास ई क्रेडिट लेजर में पैसा नहीं पड़ा है। इसके अलावा हाँ, ई क्रेडिट में पड़ा हो या ई कैश में पड़ा हो, मतलब कुल मिला के बात यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए हमारी लायबिलिटी पे करने का, चाहे तुम्हारा ई कैश में हो चाहे ई क्रेडिट में हो, हम ओके कर देंगे। और अगले, हाँ, ये पहले महीने में इतना, अगले महीने में सिमिलर अमाउंट और ऐड हो जानी चाहिए, यानी कि इससे डबल पैसा जो है हो जाना चाहिए आपका, एक्यूमुलेट करके डबल हो जाना चाहिए। 35%, 35%, 70% हो जाना चाहिए। और अगर पिछले क्वार्टर में आप मंथली में आते थे, तो 50, तो अपना लास्ट मंथ में जितना भी आपने 3B में ई कैश से भरा था, उतना पैसा पहले मंथ में, उतना पैसा दूसरे महीने में ऐड करके छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपको ये मैंने बता ही दिया है। और इसके अलावा अगला मेथड आता है जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में क्या होता है, आपको ऐसे परसेंटेज एस्टिमेट नहीं करनी है, आपको एक्चुअल बेसिस पे एस्टिमेट करना है। अप्रैल महीने का अगर आपको जमा कराना है 25 मई को, तो 25 मई को आप बैठ के एस्टिमेट करोगे कि अप्रैल महीने में मेरी सेल कितनी थी, मेरे पास आईटीसी कितना पड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि मेरी ई कैश की लायबिलिटी कितनी बनती है, उतना आपको ई कैश में क्या करना पड़ेगा, ऐड करके छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने के लिए आपको पीएमटी 06 चालान जो है क्या कहते हैं भरना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता ही रखा है। इसके अलावा जो है और कोई बात यहाँ पर नहीं है, खास बात और कोई नहीं है। हाँ, जितना ई कैश में ऐड किया होगा वो आप 3B में यूज कर सकते हो, जब क्वार्टर एंड करने पे आप भरोगे और रिफंड वगैरह क्लेम कर सकते हो। अब बात आता है इंटरेस्ट कि सर मैं ना करूं तो क्या होगा, तो भाई इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। देखो, सैम मेथड में तो इंटरेस्ट कैसे लगता है, सैम मेथड में इंटरेस्ट लगता है कि हमने अब तुम्हारे ऊपर छोड़ा था कि तुम्हें एक्चुअल में एस्टिमेट करना है कि भाई कितना तुम्हें जमा कराना है, और तुमने क्या कहते हैं एस्टिमेट गलत किया, तुम्हारी गलती। तो आपने अप्रैल 25 मई को पैसा जमा कराना था, आपने एस्टिमेट गलत किया, आपने एस्टिमेट किया मान लो 100 रुपए, आपने एस्टिमेट किया 100 रुपए, लेकिन हमें बाद में पता चलेगा, बाद में कब पता चलेगा, अप्रैल मई जून खत्म होने के बाद जब आप 24 जुलाई को या 22 जुलाई को 3B भरोगे, वहां पता चलेगा कि तुम्हारी अप्रैल महीने की सेल कितनी थी। तो फिर अप्रैल महीने की सेल कितनी थी उसके हिसाब से तुम्हारा टैक्स कितना बनता है वहां पता चलेगा। तो तुम्हारा अप्रैल महीने का टैक्स बनेगा कुछ सर्टेन अमाउंट, अप्रैल महीने का कुछ टैक्स बनेगा सर्टेन अमाउंट, और यहां पर अप्रैल महीने का कुछ टैक्स बनेगा, सर्टेन अमाउंट आपका टैक्स बनेगा। और यहां पर आपका जो है क्या कहते हैं आपने जमा कराया था मान लो 100 रुपए, तो अगर ज्यादा बन रहा है आपका टैक्स, तो बदला आपका डिफरेंस क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा, वही 25 तारीख से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और आप अब 3B भरोगे तब टैक्स भरोगे, यहां तक का आपका इंटरेस्ट लगेगा, लगभग 2 महीने के आसपास का इंटरेस्ट लगेगा। डे वाइज कैलकुलेशन होती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि 51 सेक्शन 50 और सब सेक्शन 1 लगता है, जिसके अंदर जो है 18% पर एनम का रेट लगता है। तो ये जो है क्या कहते हैं लगेगा अपना सैम मेथड के अंदर। और एफएसएम मेथड में क्या होगा, एफएसएम मेथड में जब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा जब तक कि तुम जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट थी 35%, अगर आप क्यूआरएमपी में आते थे पिछले क्वार्टर में तो 35% पहले 2 महीनों में जमा कराना था वो आपने जमा करा दिया,
और जब 3B भरने की डेट आई, बैलेंस लायबिलिटी आपने 3B में भर दी एक्चुअल बेसिस पे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आपको 35% जमा कराना था और आपने 35% से कम जमा कराया तो भी इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आपने जो लायबिलिटी बनती थी 3B की वो टाइम पे नहीं भरी तो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, और वही आपका 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। तो देखो बोलता है कि नो इंटरेस्ट, एफएसएम में तब तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा जब तक आप ऑटो कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट आई है वो ड्यू डेट में जमा करा देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगर आप जो बैलेंस है वो 3B में पे कर देते तो भी कोई अपना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अपना अगर आप गलती करते हो तो इंटरेस्ट लगेगा। इसके लिए आप नो इंटरेस्ट इफ द डिस्चार्ज एंटायर लायबिलिटी ऑफ 3B आफ्टर द क्वार्टर एंड इफ दे डिपॉजिट। हाँ, तो यही मैंने बात लिखी है कि अगर आप 35% आपने जमा करा दिया था और क्वार्टर खत्म होने के बाद आपने 3B में सारा का सारा पेमेंट कर दिया है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा एफएसएम मेथड के अंदर। यहाँ मैंने एग्जाम्पल बनाया है कि अप्रैल महीने में 3.5 लाख रुपए की लायबिलिटी बनती थी ई कैश में जमा कराने की, मई में भी जब बनती थी जमा कराने की, और आपने जो है क्या कहते हैं जमा करा भी दिया है, ओके है। लेकिन आपको बाद में पता चलता है 24/7 को कि तुम्हारी 12.5 लाख रुपए पूरे क्वार्टर की लायबिलिटी बनती है, और आपने जो है क्या कहते हैं रिटर्न टाइम पे फाइल कर दी है, रिटर्न आपने टाइम पे फाइल कर दी है, मान लेते हैं 24/7 को फाइल कर दिया तो नो इंटरेस्ट, और अगर आपने 30/7 को फाइल करी है, 6 दिन लेट फाइल की है, तो आप जो है 12.5 लाख में से क्योंकि 7 लाख रुपए तो जमा करा ही चुके थे ई कैश लेजर में, बाकी 5 लाख रुपए आप लेट जमा करा रहे हो। आपको जमा कराना था 24 तारीख को, 3B भरनी थी। देखो यहां पर आपने ई कैश में रिक्वायर्ड अमाउंट जमा करा दी, उसका तो इंटरेस्ट नहीं लग रहा। यहां इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने 3B टाइम पे फाइल नहीं की, तो आपका जो है वो रिक्वायर्ड वो अपना डिफरेंस अमाउंट का 6 दिन का जो है इंटरेस्ट लग जाएगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं आगे इन्होंने भी कोई एग्जांपल दे रखा है आईसीआई ने, तो आप एक बार रीड कर लेना, पता लग जाएगा आपको। सेल्फ असेसमेंट वाले को मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसको तो एक्चुअल बेसिस पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नील 3B जो है वो सेम होगी R1 की तरह, यानी कि जैसे नील R1 होती है वैसे नील 3B होती है, एसएमएस के थ्रू फाइल की जा सकती है, वगैरह वगैरह जो बातें बताई थी आपको। कंटेंट्स ऑफ 3B ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना आप। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ओमिशंस, तो ये बात बोलता है कि 3B को कभी भी रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, गलती ठीक नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा सिस्टम यही है। हम कहते हैं कि 3B बनी किससे है? इनवॉइसेस से। अगर आपके इनवॉइसेस गलत हुए हैं तो आप अगली R1 में उसको ठीक कर देना, और अगली R1 में ठीक कर दोगे तो अपने आप ही उस R1 में जो इनवॉइस आप ठीक करोगे, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो अगले महीने की 3B में ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगी, और अगर आप वहां पर इनवॉइस ठीक करोगे, लायबिलिटी घट रही है, तो अगली 3B में वो लायबिलिटी घट जाएगी। तो आपको अलग से यहाँ पर रिवाइज रिटर्न का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, आप R1 में ही अगले महीनों की R1 में आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, बोलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इज डिस्कवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्क्रूटनी। हाँ, ये तभी ठीक कर सकते हो जब आपने अपने आप से गलती पकड़ी। अगर आपकी ऑडिट हुई थी, स्क्रूटनी हुई थी और नोटिस आया गवर्नमेंट की तरफ से, तब आप गलती पकड़ते हो, तो आप इसको ठीक जो है वो नहीं कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है कि मैक्सिमम कब तक गलती ठीक कर सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 30/11 तक गलती ठीक कर सकते हैं। Return furnished under this section, self-assessment tax has been paid in full is considered as valid return. वैलिड रिटर्न तभी मानी जाएगी जब आप क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से इसका टैक्स वगैरह जमा करा दोगे। फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द करंट मंथ इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड अगर आपने भर रखी होगी। अगर आपने पिछली R1 भर रखी है, पिछली 3B भर रखी है, तब भी आप ये वाली 3B भर पाओगे, ऐसा हम कहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आपको भरनी पड़ती है, साथ में आपको DSC वगैरह अटैच करके या ई साइन करना पड़ेगा आधार OTP से, या फिर कोई और कोड वगैरह से आपको इसको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कोई साइन ऐसे मैनुअल साइन नहीं करने हैं, ये अपना DSC वगैरह से या OTP वगैरह से साइन हो जाते हैं। इसके अलावा अब बेटे हमारी R1 हो गई, 2A 2B हो गई, 3B हो गई, अब आ गया GSTR 4 जो कि भरनी पड़ती है कंपोजिशन डीलर को। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात जाननी है आपको कि GSTR 4 जो है वो भरनी पड़ती है साल खत्म होने के बाद, और अपना इसकी डेट होती है 30 अप्रैल को भरनी पड़ती है, ये ईयरली रिटर्न होती है। इसके अलावा तो देखो ये लिख रखा है, ये होती है ईयरली रिटर्न होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी पड़ती है, और 30 अप्रैल तक फाइल करनी पड़ती है फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। और ये बस इतनी सी बात यहाँ पर आती है। इसके कंटेंट क्या होते हैं? ये कंटेंट किसी काम के नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत समरी शॉर्ट फॉर्म में जाती है, यहाँ बहुत सारे कंटेंट्स लिखे हुए हैं, किसी काम के नहीं है।
इसके अलावा लिख रखा है कंपोजिशन स्कीम वाले को आईटीसी वगैरह तो मिलता ही नहीं है, तो इसलिए कंटेंट किसी काम के बनते भी नहीं है। और वैसे कंपोजिशन जैसे 2A 2B होती है नॉर्मल पर्सन के लिए, कंपोजिशन वाले के लिए भी 4A होती है, बट वो किसी काम की नहीं है क्योंकि इसको आईटीसी नहीं मिलता है। CMP 08 भी भरनी पड़ती है इसको, जैसे मैंने आपको बताया था CMP 08 क्वार्टरली भरनी पड़ती है, और ये अपना 18 तारीख को भरनी पड़ती है CMP 08। क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख को भरनी पड़ती है। अप्रैल मई जून क्वार्टर की CMP 08 भरनी पड़ेगी इसको 18 जुलाई को, एंड सो ऑन। और नील रिटर्न भी जा सकती है, अगर इसने कोई सेल परचेज वगैरह ना की हो तो नील रिटर्न भी जा सकती है, और नील रिटर्न ये एसएमएस से भी भर सकता है। सेम वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। इसके अलावा लिख रखा है इफ ए पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही विल रिक्वायर्ड फर्निश रिटर्न प्रायर टू द प्रायर पीरियड। अच्छा, मान लेते हैं पहले ये नॉर्मल स्कीम में आता था, पहले अपना नॉर्मल स्कीम में आता था फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, और अगर ये 23-24 में आना चाहता है कंपोजिशन स्कीम में, कंपोजिशन रिटर्न में, तो 23-24 की रिटर्न है तो ये भरेगा कंपोजिशन के हिसाब से। लेकिन 22-23 की जो लास्ट रिटर्न बची होगी, ये रिटर्न बची होगी, ये रिटर्न है ये अपना जो है नॉर्मल R1 ही भरेगा। जैसे मार्च महीने की रिटर्न बची हुई है तो अपना नॉर्मल तरीके से 11 अप्रैल और 20 तारीख को जो है नॉर्मल तरीके से रिटर्न भरेगा। इसके अलावा देखो लिखा रखा है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हाँ, बट एक और बात आती है कि मान लो सर ये मार्च महीने की रिटर्न है या फरवरी की रिटर्न है, जब वो नॉर्मल स्कीम में आता था 22-23 की, ये रिटर्न वो भरना चाहता है बट भरी नहीं, इसने भूल गया, लेट हो गया, तो लास्ट से लास्ट कब तक भर सकता है? तो लास्ट से लास्ट जो है ये भर सकता है, यहां पर लिख रखा है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ सितंबर। सितंबर महीने की रिटर्न फर्निशिंग की ड्यू डेट होती है 20 अक्टूबर, या फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, यानी कि 20 अक्टूबर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले पहले इसको ये भरनी पड़ेगी। वैसे आप देखोगे ना, मोस्टली जगह पर इन्होंने डेट चेंज करके क्या कर दी है, 30/11 कर दी है। आईटी से लेने की लास्ट डेट यही कर दी है, क्रेडिट नोट की लास्ट डेट कर दी है, और अपना यहाँ रेक्टिफिकेशन की लास्ट डेट भी 30 नवंबर कर दी है। बट ये वाली डेट चेंज नहीं की। ये कौन सी डेट है कि पहले आप आते थे नॉर्मल स्कीम में, अब आते हो कंपोजिशन स्कीम में, तो आपकी पुरानी रिटर्न्स पड़ी हैं, तो कब तक भर सकते हो? तो आप जो है 20 अक्टूबर या फिर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आप भर सकते हो। और इसको 22-23 की एनुअल रिटर्न तो नॉर्मल तरीके से ही भरनी पड़ेगी, जो जिसकी ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर रहेगी। इसके अलावा यही बात मैंने यहां पर सिखा रखी है कि अगर आप पहले कंपोजिशन में थे, बाद में नॉर्मल में आते हो, तो कब तक भर सकते हो? तो भाई जैसे पहले आप कंपोजिशन में थे, अब नॉर्मल में आते हो, तो कंपोजिशन वाले पीरियड की CMP 08 भरोगे। CMP 08 तो हमेशा कब भरी जाती है? क्वार्टर खत्म होने की 18 तारीख के अंदर अंदर यहां भरी जाती है, ऐसे भरोगे। GSTR 4 कब भरी जाती है? साल खत्म होने के बाद जो है अपना 30 अप्रैल को भरी जाती है, वैसे ही भरोगे। इसमें कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल सी ही बात है। इसके अलावा लिख रखा है ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू कैंसिल द आरसी। हाँ, ये बात आपको मैंने सेक्शन नंबर 29 में कराई हुई है कि अगर जो है ये CMP 0, ये जो अपना कंपोजिशन वाला है, GSTR 4 की ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल खत्म होने के बाद अगले 3 महीने तक भी जो है क्या कहते हैं, अगर ये क्या नहीं भरेगा, अगर ये GSTR 4 नहीं भरेगा, तो फिर जो है इसका आरसी कैंसिल कर दिया जाएगा। और कोई और पर्सन है तो उसके लिए भी हमने पढ़ा था कि आई थिंक 2 टैक्स पीरियड वगैरह ऐसी कोई बात थी कि इतना अगर आप नहीं भरोगे तो आपका आरसी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये बातें जो मैंने अभी बताई हैं, इसकी यहाँ पर ये समरी टेबल बना रखी है कि पहले आप नॉर्मल टैक्स पेयर थे, कंपोजिशन में आ जाते हो, तो फिर नॉर्मल वाली रिटर्न है आप लास्ट से लास्ट कहां तक भर सकते हो? सितंबर वगैरह अभी बताई थी, 20 अक्टूबर तक भर सकते हो। और अगर पहले कंपोजिशन में थे, अब नॉर्मल में आ जाते हो, तो आपको CMP 08 भरनी है पुराने टाइम पीरियड की, वो आप भर सकते हो 18 तारीख तक, और GSTR 4 भरनी है, वो भर सकते हो 30 अप्रैल तक। तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, मैं आपको बता चुका हूं, आप पढ़ लेना। अगली रिटर्न पे आते हैं जो कि है हमारी GSTR 5, जो कि भरनी पड़ती है किसको? NRTP को। GSTR 5 भरनी पड़ती है NRTP को। तो NRTP GSTR 5 भरता है, और ये जो है क्या कहते हैं अपना मंथली रिटर्न होती है। मंथली रिटर्न जो है इसको भरनी पड़ती है NRTP को। NRTP को और कोई रिटर्न नहीं भरनी, सिर्फ एक रिटर्न भरनी पड़ती है, जिसका क्या नाम होता है? GSTP 5, GSTR 5 इसको भरनी पड़ती है। इसकी ड्यू डेट क्या रहती है? इसकी ड्यू डेट जो है वैसे लिख रखी है विद इन 13 डेज लिख रखा है, लेकिन और विद इन 7 डेज फ्रॉम द वैलिडिटी ये लिख रखा है, बट अभी ये एक्सटेंड की गई है। तो GSTR 5 की ड्यू डेट होती है 20 दिन
जो है फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, मंथ खत्म होने के बाद 20 दिन में भरनी पड़ती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एनआरटीपी है जो अपना 10 अप्रैल को आया है, तो वो पहली अपना जीएसटी R5 कब भरेगा? 20 मई को भरेगा। मई महीने की कब भरेगा? 20 जो है जून को भरेगा। जून की कब भरेगा? 20 जुलाई को भरेगा। ऐसे भरेगा। मान लेते हैं उसका आरसी कैंसिल हो जाता है, मतलब 90 दिन एक्सपायर हो जाते हैं, या उसने 70 दिन के लिए लिया था, उसका आरसी अपना खत्म हो जाता है, मान लेते हैं 3 जून को खत्म हो जाता है। तो अब उसको जो है मई महीने की कब तक भरनी थी? 20 जून तक। बट 20 जून तक नहीं, उसको पहले भरनी पड़ेगी। 3 जून को खत्म हो गया है, तो आरसी खत्म होने के 7 दिन के अंदर उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो यानी कि जो है क्या कहते हैं अपना उसको जो है अब 3 जून से 7 दिन जोड़ दो, 10 जून तक जो है उसको अपनी सारी रिटर्नें भरनी पड़ेंगी। इवन जून की भी रिटर्न भरनी पड़ेगी। वैसे जून की रिटर्न भरने के लिए उसके पास डेट बचती थी 20 जुलाई, बट उसको जो है अब जल्दी भरनी पड़ेगी। उसको 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ आरसी एक्सपायरेशन रिटर्न भरनी पड़ेगी, विच एवरेज अर्लियर। इसके अलावा पेनल्टी वगैरह क्या है, और नॉर्मल उसको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। पेनल्टी वगैरह तो छोड़ो, क्या ही करना है, याद करने की सिलेबस में नहीं है। एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न नहीं भरनी होती है, ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, बता देता हूं। एनआरटीपी को एनुअल रिटर्न नहीं भरनी होती है, उसको एक ही रिटर्न भरनी है, जीएसटीआर 5, वो भी मंथली बेसिस पे भरनी है जब तक उसका रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर रहा है। टीडीएस वाले को जो है जीएसटीआर 7 भरनी होती है, ये ऑलरेडी मैं आपको टीडीएस चैप्टर में रिवाइज करा चुका हूं, यहां कराने की जरूरत नहीं है। टीसीएस वाले को जीएसटीआर 8 भरनी होती है, वो मैं ईसीओ वाले चैप्टर में करा चुका हूं। इसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्स की ड्यू डेट क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया 3B जो भरना होता है वो आपको 20 तारीख को भरना होता है, उसी में आप पेमेंट ऑफ टैक्स करते हो। अपना जो जीएसटीआर 5 है, एनआरटीपी, वो भी उसी में टैक्स पे करता है। जीएसटीआर 7 है, वो भी 10 तारीख को भरी जाती है और उसमें अपना टैक्स पे किया जाता है। लेकिन क्यूआरएमपी वालों के लिए जो है टैक्स पे करने की ड्यू डेट अलग है। क्यूआरएमपी वालों के लिए टैक्स पे करने की ड्यू डेट क्या रहती है? लास्ट महीने का टैक्स तो उनको जो है अपना 3B के साथ ही भरना पड़ता है, लेकिन पहले 2 महीनों का टैक्स उसको 25 तारीख को भरना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया है। इसके अलावा एक और पर्सन है जिसको जो है अपना टैक्स अलग दिन जमा कराना पड़ता है, वो कौन है? वो है अपना कंपोजिशन स्कीम वाला। कंपोजिशन स्कीम वाले को भी क्या करना पड़ता है? उसकी रिटर्न तो जाती है एनुअली, जिसको हम जीएसटीआर 4 बोलते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जाती है क्वार्टरली, जो कि क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख को जाती है। उसी स्टेटमेंट के उसके अंदर उसको क्या भरना पड़ता है? टैक्स जो है वो भरना पड़ता है। इसके अलावा एनआरटीपी सीटीपी को तो एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा जो भी, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अब आती है फर्स्ट रिटर्न। एक कंसेप्ट आता है फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब आप लायबल होते हो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, आपने इंटरस्टेट किया या सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हुआ या तुम्हारी टर्नओवर एक्सीड हुई, तुम लायबल होते हो आरसी लेने के। लायबल होने के 30 डेज के अंदर तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, आप अप्लाई कर देते हो। अप्लाई करने के 7-8 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आपका आरसी आता है। आरसी आने के बाद आप रजिस्टर्ड पर्सन माने जाते हो और आप रिट्रोस्पेक्टिवली रजिस्टर्ड माने जाते हो, जहां से तुम लायबल हुए थे वहां से। तो लायबल होने से बाद से लेकर और अप टू द डेट ऑफ आरसी, जब तक आपका आरसी आता है, वहां तक के अपना टाइम की जो होती है वो आपने पहले नॉर्मल इनवॉइस बनाए होते हैं, अब आपको टैक्स इनवॉइस बनाने पड़ते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं इनवॉइस। आरसी आने के बाद 1 महीने के अंदर इनवॉइस रिवाइज करने पड़ते हैं, तो आपको इनवॉइस चैप्टर में कराया था। बट यहां मैं आपको ये कराऊंगा कि आरसी आने के बाद आपको जो है अपनी जब पहली रिटर्न भरोगे, जैसे मान लो आपका आरसी आता है, देखो ये क्या बोलता है, कहता है कि भाई अपना आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले रिटर्न भरनी पड़ती है। द रजिस्टर्ड पर्सन में इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। एक तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 महीने के अंदर। दूसरा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी पहली रिटर्न भरनी पड़ेगी। और पहली रिटर्न का फॉर्मेट नॉर्मल एक R1 की तरह ही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं रहता। बस ये पहली रिटर्न भरता कब है कि जैसे मान लो इसका आरसी जो है क्या कहते हैं अपना आता है, जो कि 25/10 को आरसी आया है, तो ये अक्टूबर महीने में आरसी आया है, तो अक्टूबर महीने की पहली रिटर्न जो है वो 11 तारीख को जा पाएगी, तो 11/11 को ये पहली रिटर्न भरेगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट रिटर्न। इस फर्स्ट रिटर्न के अंदर क्या होगा, ये अक्टूबर महीने के इनवॉइस तो आएंगे ही आएंगे, इन 5 दिनों के इनवॉइस तो आएंगे ही आएंगे, 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। इसके अलावा और क्या होगा, इससे पुराने इनवॉइसेस भी इसको डालने पड़ेंगे, जब लायबल हुआ था वहां से लेकर और अपना जो है 25 अक्टूबर तक के भी सारे इनवॉइसेस इसको डालने पड़ेंगे इस फर्स्ट रिटर्न के अंदर।
ऑल्दो आप बोलोगे सर हम आपने तो बोला था कि आरसी आने के 30 दिन तक मैं रिवाइज इनवॉइस कर सकता हूं, यस, बट यहां पर क्या हुआ भाई 15 दिन के अंदर ये आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि 11 तारीख को तो लास्ट डेट है R1 डालने की, तो आपको R1 में तो इनवॉइस दिखाने ही पड़ेंगे ना रिवाइज वाले। तो वैसे वहां एक्ट में लिख रखा है कि रिवाइज करने की लास्ट डेट 1 महीना है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो R1 से पहले पहले तो आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे। बट एग्जाम पर्पज के लिए आपको एक्ट की बात माननी है, रिवाइज करने की लास्ट डेट आपकी 1 महीना जो है वो रहेगी। इसके बाद एनुअल रिटर्न आती है जो कि है 9A 9 या फिर 9B। 9B तो ईसीओ के लिए होती है, वो भी अप्लाई नहीं हुई है। 9 हमारी नॉर्मल पर्सन के लिए रहती है, और नॉर्मल पर्सन को जो है जीएसटीआर 9 भरनी पड़ती है। और जीएसटीआर 9 जो होती है वो अपना किस किस को नहीं भरनी, सीटीपी को नहीं भरनी, एनआरटीपी को नहीं भरनी, आईएसडी को नहीं भरनी, और टीडीएस डायरेक्टर टीसीएस वाले को नहीं भरनी। ये वही है जिनको R1 नहीं भरनी थी, क्योंकि सीटीपी के वैसे सीटीपी को R1 तो भरनी थी, बट सीटीपी के लिए अलग बात है, सीटीपी 2-3 महीने के लिए आता है, तो उसको ये एनुअल रिटर्न नहीं भरनी है। एनआरटीपी को तो वैसे ही नहीं भरनी, फॉरन वाला है। आईएसडी को नहीं भरनी, और जो हमारा यहाँ पर टीडीएस वाला है, टीसीएस वाला है, उनके लिए भी कोई फॉर्म नोटिफाई नहीं हुआ है, तो उनको भी ये जीएसटीआर 9 नहीं भरनी है। जिनको भरनी होती है उनके लास्ट डेट रहती है 31 अक्टूबर तक जो है भरनी पड़ती है जीएसटीआर 9 कॉमन पोर्टल पे। कंपोजिशन स्कीम वाले को 9A भरनी होती है, बट उनके लिए भी नोटिफाई नहीं हुई है, अफेक्टिव नहीं है, तो कंपोजिशन वाला सिर्फ जीएसटीआर कौन सी भरता है, 4 भरता है, और कोई नहीं भरता, एक सीएमपी 08 भरता है। ईसीओ वाले के लिए भी नोटिफाई नहीं हुई है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा एक रिको स्टेटमेंट जाती है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जीएसटीआर 9 के साथ। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपका जो अपना अकाउंट्स है, अकाउंट्स में आपने आईटीसी अलग लिया होता है, और अकाउंट्स में आप आईटीसी अलग ले लेते हो, अकाउंट्स में आप सेल अलग दिखाते हो, टैक्स में जीएसटी के अंदर अलग सेल होती है, अलग तरीके से आईटीसी होता है, क्योंकि जीएसटी के अंदर तो क्या होगा, 2B में आना चाहिए, गुड्स रिसीव होनी चाहिए, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। अकाउंट्स में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां तो आप परचेज करते ही आईटीसी ले लेते हो। तो अकाउंट्स के आईटीसी और जीएसटी के आईटीसी में डिफरेंस आ रहा होता है। इस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक रिको स्टेटमेंट जो है फाइल करनी पड़ती है। तो ये रिको स्टेटमेंट देखो क्या लिखा रखा है, इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़, तो उन लोगों को फाइल करनी है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनको रिको स्टेटमेंट फाइल करनी है। सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी और इनको फाइल नहीं करनी। अरे जिन लोगों को एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही उनको रिको स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अपना अगली बात आती है हमारे पास कि रिको स्टेटमेंट जाती है 9। तो हाँ, तो 9C भरनी पड़ती है इनको, और 9C जो है सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट होती है, यानी कि इसमें सीए वगैरह के साइन नहीं होंगे, इनको खुद सर्टिफाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के केस में इनको नहीं करानी पड़ती, जिनकी कैग में ऑडिट होती है उनको ये भरने की जरूरत नहीं है। और अब आती है हमारी एक लास्ट 1-2 रिटर्न बची हुई है आई थिंक। तो लास्ट रिटर्न ये है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न वो रिटर्न होती है जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन कराते हो, आप पहले रजिस्टर्ड पर्सन थे, अब अनरजिस्टर्ड बन जाते हो, तो जो कैंसिलेशन कराते हो अपना आरसी कैंसिलेशन कराने के बाद नॉर्मल आप R1 3B तो भरोगे लास्ट महीने की, लेकिन कैंसिल होने के बाद आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, और आपको एक फाइनल रिटर्न भी भरनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको ये आईटीसी वगैरह रिवर्स वगैरह करना पड़ेगा। तो बोलता है कि जो भी आरसी अपना कैंसिल करवाता है उसको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ती है, और हैज बीन सरेंडर कैंसिल कराया जाता है, इसका फॉर्म होता है जीएसटीआर 10, और ये कब भरनी पड़ती है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लेटर। यानी कि जब भी आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया है, या उस कैंसिलेशन ऑर्डर में जो डेट लिखी हुई है, उन दोनों में से जो भी लेटर है उसके अंदर आप 3 महीने ऐड कर दीजिए, वहां तक आपको जीएसटीआर 10 भरनी होती है। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा अपना अब आते हैं जीएसटीआर 11 जो भरनी होती है यूएएन वालों के लिए, और यूएएन वालों के लिए जीएसटीआर 11 भरनी होती है। इनको सिर्फ क्यों भरनी पड़ती है, यूएएन वाले एम्बेसी वाले होते हैं, इनको क्या करना होता है, इनको अपना आईटीसी क्लेम करना होता है, आईटीसी का अपना रिफंड लेना होता है, क्योंकि इनकी आउटपुट पे टैक्स तो होता ही नहीं है, तो इसलिए इनको जीएसटीआर 11 जो है वो भरनी पड़ती है। कोई ड्यू डेट वगैरह नहीं बता रखी है, अपना सिर्फ रिटर्न रिफंड क्लेम करने के लिए भरनी पड़ती है। अब बात आती है कि भाई जो बंदों को हमने ड्यू डेट बताई थी रिटर्न्स की,
अगर वो ड्यू डेट के ऊपर रिटर्न नहीं भर पाते तो हम ऑफिसर उसको नोटिस भेज सकता है, और नोटिस भेजेगा ऑफिसर, और नोटिस भेजा जाएगा, और नोटिस का फिर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर, यानी कि 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, और लेट फीस वगैरह तो लगेगी ही। और अगर आप 15 दिन में नहीं करोगे तो और भी ज्यादा गड़बड़ आपकी हो सकती है। इसके अलावा लेट फीस कितनी लगती है, तो हमने यहाँ पर जो है ये बताया है लेट फीस कितनी लगती है। तो गवर्नमेंट ने बताया कि लेट फीस इन 4 चीजों के लिए, यानी कि आउटवर्ड सप्लाईज R1 के लिए, और रिटर्न्स यानी कि 3B के लिए, IFF के लिए, IFF का तो नेसेसरी होती नहीं है भरनी, फाइनल रिटर्न भरने के लिए GSTR 10 के लिए, और TCS स्टेटमेंट यानी कि GSTR जो है क्या कहते हैं अपना 8 के लिए, ये जो है पेनल्टी है 100 रुपए, और ये इक्वल अमाउंट CGST के, इक्वल अमाउंट SGST के 200 रुपए हो जाएगा। तो GSTR 8 की तो मैंने उस चैप्टर में कराई दी थी, बाकियों के लिए भी सेम यही है, यही पेनल्टी है। बट इसको क्या किया गया है, इसको, ये तो एक्ट में लिखी हुई थी, इसको रेशनलाइज किया गया है। रेशनलाइज का मतलब ये एक्ट में ये लिखी हुई थी बट इसको बाद में चेंज किया गया। किस किस के लिए चेंज किया गया, देखो R1 के लिए चेंज कर दिया है, और 3B के लिए चेंज कर दिया है। तो यहां पर आप ये काट सकते हो, R1 के लिए अब ये नहीं लगती है, 3B के लिए अब ये नहीं लगती है, सिर्फ अब ये किसके लिए लगती है, TCS स्टेटमेंट के लिए और फाइनल रिटर्न के लिए, क्योंकि उनको रेशनलाइज नहीं किया है, बाकियों को रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, थोड़ा सा कम कर दिया है, हमारा काम बढ़ा दिया है। देखो कितनी सारी डिटेल दे दी है, पहले बहुत आसान हुआ करता था, अब ये क्या कर दिया है, बड़ी समस्या हो गई है भाई। देखो तुम्हें अब इसको याद करना पड़ेगा, अगर तुम्हें दांव खेलना है कि हमारी आईसी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी तो छोड़ सकते हो, और मेरे को लगता है कि नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पेनल्टीज अलग होती हैं, इसमें परसेंटेज भी होती है 0.25% वगैरह, और यहाँ पर कुछ ऐसा कर रखा है। तो लेकिन फिर भी अगर आप क्या कहते हैं चाहते हो कि मैं तो 1 नंबर का भी रिस्क नहीं लेना चाहता, तो पक्का इसको पढ़ना। देखो क्या लिख रखा है, अगर नील R1 है, नील 3B है, नील रिटर्न है, अगर नील रिटर्न है तो आपकी, और नील रिटर्न अगर आप लेट भरते हो तो पेनल्टी लगेगी आपकी मात्र 500 रुपए, 250 रुपए ईच, 500 रुपए या फिर 20 रुपए पर डे ड्यूरिंग द विच फेलियर कंटिन्यूस, ऐसी पेनल्टी लगेगी। और अगर आपकी नील रिटर्न नहीं है, मतलब उसमें कोई भी सेल परचेज थी, तो उस केस में हम देखेंगे आपकी टर्नओवर कितनी है। अगर आपकी टर्नओवर जो है अपना लिख रखा है अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबोव हुज टर्नओवर अप टू, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, यानी कि आप बहुत छोटे आदमी हो, 1.5 करोड़ तक टर्नओवर है, तो आपके 2000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है, और वैसे 50 रुपए पर डे लगेगा CGST और SGST को इंक्लूडेड करके। और अगर आपके टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तो मैक्सिमम पेनल्टी 5000 तक की लग सकती है, और 50 रुपए पर डे यहां पर आपको लगेगा। और अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से भी ऊपर है तो मैक्सिमम पेनल्टी आपको 10,000 रुपए की लग सकती है, यहां पर 5,000 ईच, और 50 रुपए पर डे आपका जो है लगेगा। तो ये है आपकी पेनल्टीज किसके लिए, R1 के लिए और 3B के लिए। फिर आगे आते हैं GSTR 4, यानी कि कंपोजिशन वालों के लिए क्या पेनल्टी है, तो कंपोजिशन वालों के लिए ये पेनल्टी है। ये अब याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वही पेनल्टीज हैं। अगर नील होगी तो पहले नील के केस में देखना, चेक करना कितनी थी, नील के केस में देखो कितनी थी, नील के केस में थी 500 और 20 रुपए पर डे, तो यहां पर भी वही मिलेगी आपको, नील के केस में 500 और 20 रुपए पर डे। और क्योंकि इनकी टर्नओवर, अगर इनकी नील रिटर्न नहीं है, दूसरी है, तो फिर जो हमारी सेकंड नंबर वाली पेनल्टी थी वही कवर हो जाएगी। सेकंड नंबर वाली पेनल्टी थी 2000 और 50 रुपए पर डे, वही यहां पर कवर हो जाएगी, क्योंकि कंपोजिशन वाले वही होते हैं जिनकी टर्नओवर अप टू क्या होती है 1.5 करोड़ रुपीस। तो ये एक याद कर लो, दोबारा याद नहीं करनी। हाँ, GSTR 9 जो कि होती है एनुअल रिटर्न, इसके लिए तो आपको याद करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा अजीब सा कर दिया है इन्होंने, वो क्या कर दिया है, अगर आपकी इसमें नील नुल कुछ नहीं है, इसमें आपकी टर्नओवर अगर 5 करोड़ रुपए तक है तो 50 रुपए पर डे, और 0.04% ऑफ टर्नओवर, 0.04% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 0.04% ध्यान से करना है, 0.02% CGST, 0.02% SGST। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है तो आपको 100 रुपए पर डे और 0.04% हो जाएगा। और अगर आपकी टर्नओवर जो है क्या कहते हैं 20 करोड़ से ऊपर है तो 200 रुपए पर डे और 0.5% जो है वो हो जाएगा। अचानक से ज्यादा बढ़ गया है, पहले था 0.04%, यहां हो गया 0.5%। तो ये है आपकी पेनल्टीज, इसमें मैं आपकी ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ज्यादा याद करने वाली चीजें हैं। 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन नोट आ सकता है, व्हाट इज GSTP, इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, ऑफ अवर रिवीजन लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर।
जीएसटीपी जो है ये टॉपिक है और पिछले शायद एग्जाम में आया भी था, पिछले पता नहीं पिछले से पिछले एग्जाम में। जीएसटीपी वो पर्सन होता है जो आपकी जीएसटी के काम करने में हेल्प कर सकता है। हाँ, सीए भी हेल्प कर सकता है सप्लायर्स की रिटर्न वगैरह भरने में, लेकिन सीए के पास नहीं जाना चाहते तो गवर्नमेंट और बंदे भी अपॉइंट करेगी जीएसटीपी के रूप में। ये फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के सेंटर होते हैं। ये थर्ड पार्टी बंदा होता है जो गवर्नमेंट का एग्जाम पास करता है और वो जीएसटीपी बन सकता है। गवर्नमेंट इसको अपना सेपरेट जो है आईडी पासवर्ड देती है और वो बंदा जो है जो है जीएसटीपी बन सकता है। ये क्या करेगा, ये जो है क्या कहते हैं अपना एग्जाम देगा और फिर जीएसटीपी बनेगा, इसको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, क्लाइंट इसको अप्रूव करेगा कि मेरा जीएसटीपी ये बन रहा है और फिर ये रिटर्न फाइल करेगा क्लाइंट के बिहाव पर। फिर क्लाइंट के पास ओटीपी आएगा, क्लाइंट इसको अप्रूव करेगा कि हाँ इसने रिटर्न जो फाइल की है वो ठीक है, तब जाके इसका जो है काम सबमिट माना जाएगा। इसके अलावा जो है जीएसटीपी अगर एक बार एनरोल हो जाता है तो सारी जिंदगी रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट में एनरोल हो जाता है तो सारी जगह वैलिड रहेगा, एक स्टेट में हो गया तो सारे स्टेट्स में ओके रहेगा। बट जीएसटीपी की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहली बात इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरी बात पागल नहीं होना चाहिए, तीसरी बात इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, चौथी बात कि भाई कोई अपना सजा नहीं हुई हो उसको कोर्ट से। ये सारी बातें इन सब के प्लस लिख रखा है, यानी कि ये सारी बातें तो होनी ही चाहिए और साथ में इनमें से कोई भी एक जो है चीज होनी चाहिए, या तो रिटायर्ड ऑफिसर हो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हो, अपना 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, सीबीआईसी में काम करता हो, सीबीडीटी में काम करता हो यहाँ पर जो है, या फिर ग्रुप बी का गेस्टेड ऑफिसर हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या फिर जो है सेल टैक्स प्रैक्टिशनर हो। पिछले जो हमारा सेल टैक्स होता था, वैट होता था, वहां पर अगर वो प्रैक्टिशनर था तो यहां पर वो अपना प्रैक्टिशनर बन के आ सकता है। 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसने जो है इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन की हो, ग्रेजुएशन की हो, लॉ में, बैंकिंग में, कॉमर्स में वगैरह वगैरह, इस सब चीजों के अंदर एक बार रीड कर लेना। या फिर क्या कहते हैं कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी किया हो सेम लेवल की डिग्री, या फिर कोई और एग्जामिनेशन पास की हो गवर्नमेंट की सेम लेवल की डिग्री, या फिर अपना सीए हो, सीएस हो या सीएम में हो, फाइनल एग्जाम उसने पास किए हो। ये सारी बातें जो हैं लिख रखी हैं। इसके अलावा वो जीएसटी पे क्या क्या काम कर सकता है ये यहाँ लिखा रखा है। आउटवर्ड R1 भर सकता है, एनुअल रिटर्न भर सकता है, कैश में ऐड कर सकता है, ईवे बिल जनरेट कर सकता है, क्लाइंट के बिहाफ पे ऑब्वियस सी बात है रिफंड की एप्लीकेशन दे सकता है, और कंपोजिशन स्कीम की रिटर्न भर सकता है वगैरह वगैरह, या एपेलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट आपके बिहाफ पर, क्लाइंट के बिहाफ पर वो खुद अपीयर हो सकता है। ऐसी बातें लिख रखी हैं। इसके अलावा जीएसटीपी की जो रिटर्न भरी जाती है वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो खुद अपना यूजर आईडी पासवर्ड भर के रिटर्न भरेगा, बट उसकी रिटर्न तब तक सबमिट नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप उसको अप्रूव नहीं कर देते, और अगर आपने अप्रूव रिजेक्ट नहीं किया तो हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे। और अदर पॉइंट्स लिख रखे हैं कि भाई लिख रखा है कि कंसेंट देनी पड़ती है पहले, एक सप्लायर को कंसेंट देनी पड़ती है कि मेरा सारा काम जीएसटीपी संभालेगा, या जो भी काम आप देना चाहते हो जीएसटीपी को उसकी कंसेंट देनी पड़ती है। इसके अलावा विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ कर लेना, और इसके अलावा अपना आप जीएसटीपी को प्रॉपर चेक करना चाहिए, लेकिन सप्लायर को भी प्रॉपर चेक करना चाहिए जीएसटीपी का काम, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है। अगर जीएसटीपी की कोई गलती पाई गई है तो उसका कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस वगैरह। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इस डायग्राम से लिखा हुआ है। पहले अप्लाई करेगा, एग्जाम देगा, स्क्रूटनी होगी, फिर उसको जो है अपना एग्जाम देना पड़ेगा। ये एक अथॉरिटी होती है एग्जाम देने वाली। तो इस तरीके से जो है यहाँ लिखा हुआ है, और बस इतनी सी बातें, एक बार इसको रीड कर लेना। कोई इसमें खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ मेरे समझाने लायक नहीं है। मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो रिटर्न चैप्टर में, अदरवाइज हम लगभग जो है ये सारा रिटर्न चैप्टर कवर कर चुके हैं। एक अमेंडमेंट बस यही है, 88D रूल नया ऐड हुआ है, और वो मैंने वैसे तो आपको बता दिया है। जैसे कि 88C रूल था, एज इट इज ये 88D रूल आप ऐड हुआ है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अमेंडमेंट लेक्चर देख सकते हो। इसमें बस इतनी सी बात है कि 2B में आपका आईटीसी कम था, 3B में आपने आईटीसी ज्यादा ले लिया, तो आपको एक नोटिस आएगा, सिस्टम जनरेटेड नोटिस होगा। नोटिस आने के 7 दिन के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका रिप्लाई करना पड़ेगा। रिप्लाई में 2 बातें होंगी, या तो तुम जो भी डिफरेंस बनता है उसको पे कर दो, या फिर क्या कहते हैं तुम क्या कर दो, तुम रीजन बताओ कि
क्यों डिफरेंस आया है। और अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो ओके हो जाएगा, अदरवाइज आपको इसका डिफरेंस जो है पे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते 7 दिन में तो ऑफिसर आपसे रिकवर कर लेगा, 73 74 वगैरह की प्रोसीडिंग लगा देगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, बस यही था आपका ये वाला रूल, इसको रीड कर लेना। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, अपना ध्यान रखना और जीएसटी पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।